चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ में अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? इनसाइडर ट्रेडिंग। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताइए तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अगर आपको याद हो तो ये लाइन जो मैंने खींची है इसका मतलब यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, यहां के आगे पढ़ाना है आज, है ना? अब ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है? अच्छा लगेगा आपको। चलो सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है? अगर आपको याद हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में क्या बताया था मैंने? इनसाइडर ट्रेडिंग इज इक्वल टू ट्रेडिंग बाय इनसाइडर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनते रहना। कंपनी के इनसाइडर कौन होते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स, केएमपी, है ना? और भी ऐसे लोग जो कंपनी में आते जाते रहते हैं, कंपनी से फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करते रहते हैं, है ना? चाहे वो कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी और वजह से, चाहे वो एडवाइजर हो, कंसल्टेंट हो, कंपनी में उनका आना जाना लगा हुआ। इन टोटल उनको कंपनी की अंदरूनी खबर मालूम है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? इनसाइडर। तो इनसाइडर अपने ही कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेड करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। यूपीएसआई मींस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब कंपनी के बारे में कुछ अंदर की खबर, ऐसी अंदर की खबर जो जब बाहर आएगी तो शायद शेयर्स के प्राइस को सेंसिटाइज करेगी। शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, शेयर का प्राइस घट सकता है। मतलब उस इंफॉर्मेशन में ऐसा दम है कि वो कंपनी के शेयर्स के दाम को अफेक्ट कर सकती है। और मालूम चला अभी तक वो कंपनी की तरफ से मार्केट में पब्लिश्ड नहीं है। वो क्या है? अभी अंदरूनी खबर है। अब अंदरूनी खबर का इस्तेमाल करके, अंदरूनी खबर का इस्तेमाल करके, उसका मिसयूज करके जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो दैट बिकम्स द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इट इज अ वेरी 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 बैड थिंग। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये ठीक नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या होता है कि जो कंपनी के इनसाइडर्स हैं वो तो इनसाइड खबर का इस्तेमाल करके खुद बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन उनका वो बेनिफिट बाकी इन्वेस्टर्स जो पब्लिक एट लार्ज हैं, जो क्या है? पब्लिक एट लार्ज, उनके लिए क्या बनता है? नुकसान। क्या बनता है उनके लिए? नुकसान। तो भाई हमें जो प्रिविलेज्ड फ्यू है, इनसाइडर को हम क्या कहते हैं? प्रिविलेज्ड फ्यू। मतलब तो फ्यू है, डायरेक्टर, ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, केएमपी और 2, 5, 10, 20, 50 लोग और। उस 10, 20, 50 लोगों के चक्कर में आप करोड़ों इन्वेस्टर्स को डुबा नहीं सकते, है कि नहीं? तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक अच्छी चीज नहीं है। इसको प्रोहिबिट करने के लिए सेबी ने एक लॉ बनाया है जिसका क्या नाम है? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। और सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को भारत में क्या कर दिया है? प्रोहिबिट कर दिया है। ठीक है जी। अब इनसाइडर ट्रेडिंग तो प्रोहिबिटेड तो है ही, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना आसान नहीं। अब इनसाइडर ट्रेडिंग, एक बात बताइए, कंपनी के अंदर अंदरूनी खबर अभी बन ही रही है, बोर्ड मीटिंग चल रहा है, बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अभी वो फैसला मार्केट में आया नहीं है, कंपनी की तरफ से पब्लिश हुआ नहीं है, अभी वो फैसला कंपनी के अंदर ही है। बस उसी फैसले को अंदर के लोग यूज कर करके अपनी कंपनी का शेयर्स खरीद लेंगे। जब पब्लिक में वो खबर पहुंचेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा तो बढ़े हुए दाम पे वो शेयर्स बेच लेंगे। तो अंदर वाले लोगों को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन बाहर वाले लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि बाहर वाले लोगों को जब तक वो खबर पहुंचेगी तब तक अंदर वालों के शेयर्स खरीदने की वजह से शेयर्स का दाम ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। बाहर वाले को ऑलरेडी शेयर्स महंगे मिलेंगे, तो जब महंगा खरीदोगे तो प्रॉफिट कहां होगा? सस्ता खरीदो महंगा बेचो तब ना प्रॉफिट है। तो अंदर के लोग जब तक इंफॉर्मेशन इनसाइड ही रहता है तभी वो सस्ते शेयर्स खरीद लेते हैं अपने कंपनी का, और जब वो इंफॉर्मेशन मार्केट में जाती है उसकी वजह से शेयर्स का दाम शूटअप होता है, तब वो शेयर्स को बेच देते हैं। लेकिन जब तक वो शेयर्स को बेचते हैं तब तक शेयर्स का दाम ऑलरेडी उनके खरीदने की वजह से काफी शूटअप हो चुका होता है, और बाहर के लोग जब तक उसको खरीदने आते हैं न्यूज सुन के, तब तक वो शेयर्स ऑलरेडी महंगा हो चुका होता है। और बाहर के लोग जब चीजों को महंगा खरीदेंगे तो प्रॉफिट क्या ही होगा, है ना? उल्टा बहुत बार उनको क्या हो जाता है? लॉस। बाकी अगर आपको याद हो तो इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। जरा बताओ तो इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं? जल्दी बोलो। इनसाइडर ट्रेडिंग
के अंदर एक तो पहला है इंट्रो। इंट्रो मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, काफी अच्छा इंट्रो हुआ था। उसके बाद डेफिनेशन हमने स्टार्ट किया, डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशन हो गए हैं, कुछ बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटरी, बोलो फ्रेमवर्क, है ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो चलो देखो इधर, अभी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखिए, इधर देखिए, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? Insider trading means the trading by insider on the basis of what? UPSI, unpublished price sensitive information। इसी लाइन को डिफाइन करते करते सारा डेफिनेशन बन जाएगा। अब जैसे इंसाइडर कौन होता है भाई? तो इंसाइडर वो है जो कनेक्टेड पर्सन है। इंसाइडर वो है जो क्या है? कनेक्टेड पर्सन। याद होगा कनेक्टेड पर्सन में दो लोग थे, एक तो कनेक्टेड में कुछ डायरेक्टर, ऑफिसर्स या कंपनी के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस रिलेशनशिप है, या कंपनी में जो आता जाता रहता है, जिसका कंपनी के साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, तो वो तो है ही। लेकिन याद होगा कुछ ऐसे लोग जो हो सकते हैं कनेक्टेड ना हो, पर उनके पास यूपीएसआई है या यूपीएसआई तक उनकी पहुंच है, वो डीम टू बी कनेक्टेड है। याद होगा डीम टू बी कनेक्टेड की लिस्ट में कितने लोग थे? 10 लोग थे, है ना। अब बात आती है सर ट्रेडिंग क्या होता है, तो ट्रेडिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे। यूपीएसआई क्या होता है भाई? तो यूपीएसआई में दो वर्ड है, एक यू अलग, पीएसआई अलग। एक तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से क्या है, वो अनपब्लिश्ड, मतलब दुनिया को खबर नहीं है। तो यूपीएसआई का मतलब कोई भी ऐसा पीएसआई, कोई भी ऐसा पीएसआई, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो अभी पब्लिक के लिए जनरली अवेलेबल नहीं है। तो जो जनरली अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो कंपनी में अभी बंद है। जिस दिन कंपनी की तरफ से पब्लिश हो जाएगा, वो जनरली अवेलेबल हो जाएगा। तो कोशिश है कि अगर आप चाहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग रुके, तो किसी भी पीएसआई को जल्दी जल्दी जनरली अवेलेबल कीजिए, क्योंकि पीएसआई जितना जल्दी से जनरली अवेलेबल होगा, उतना ही इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कोप कम होगा, और जितना लेट करेंगे आप उसको जनरली अवेलेबल कराने में, उतना ही इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कोप बढ़ेगा। अंदरूनी खबर, अंदरूनी जब तक है तभी तक तो वो सेंसिटिव है, लेकिन वो अंदरूनी चीज अगर बाहर आ जाए तो जनरलाइज हो जाएगा। अब जनरलाइज हो जाएगा तो इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। तो चलो जल्दी बताओ, अभी हमें कहां से पढ़ना है एग्जैक्टली? मुझे लगता है यहीं से पढ़ना है, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो अब समझ में लो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन वो क्यों बता रहा है, क्योंकि उसको क्या पढ़ाना है? यूपीएसआई। तो एक काम करते हैं ना, जब यूपीएसआई पे आएंगे तब देख लेंगे उसको। आगे बढ़े, अभी हम आते हैं इमीडिएट रिलेटिव पे। आपको याद होगा इमीडिएट रिलेटिव का डेफिनेशन कहां आया था? यस, डीम टू बी कनेक्टेड में। नहीं, अभी आप देखो ऊपर में आया था कि जो आपका इमीडिएट रिलेटिव है वो आपका क्या माना जाएगा? डीम टू बी कनेक्टेड। और याद होगा डीम टू बी कनेक्टेड वाले भी पकड़ाते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में। अब वो अलग बात है कि उन पर सिर्फ शक है, वो चाहे तो अपने शक को खत्म भी कर सकते हैं, शक को बुरा भी साबित कर सकते हैं, है ना। लिखा हुआ था ना कि अगर आप कॉन्ट्रारी स्टैब्लिश कर देंगे तो। चलिए इमीडिएट रिलेटिव देखते हैं कौन कौन है भाई। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंदर जब भी रिलेटिव बोले, तो कंपनीज एक्ट में जो रिलेटिव का डेफिनेशन है वो चलेगा या 21F चलेगा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। बोलना बहुत जरूरी है ना। 21F। अच्छा, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, जो थोड़ा बेइज्जती कर दूं तुम लोग का? याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ। नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, या हबीबी हम नहीं सुधरेंगे कभी भी, हैं? 2 क्लॉज 14 रिलेटिव आर, एबीसीडी के हिसाब से आर तुम्हें लगता है 14 नंबर पे आ जाएगा जल्दी से? अरे सेक्शन 2 क्या होता है? अल्फाबेटिकल रिलेटिव, आर आने में काफी टाइम लगेगा अभी। अब इतना बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम लोग को? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 76 है। ठीक तो बोल रही है, 2 क्लॉज 77 ही तो है। बोल गए क्या? 2 क्लॉज 77, 2 क्लॉज 76 ये सब रिलेटेड पार्टी के ऊपर नहीं है, हैं? 2 क्लॉज 77 है ना, वहां पे बताया था आप जिस एचओएफ से बिलोंग करते हैं उसके बाकी मेंबर आपके रिलेटिव, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के दुश्मन, सॉरी रिलेटिव, है ना। उसके बाद वहां पे कितने रिलेशन थे? 8। प्रेजेंट जनरेशन, एक जनरेशन पीछे जाओ, एक जनरेशन आगे जाओ, आगे वाले जनरेशन की शादी करवाओ, हैं? क्या बोला? क्या बोले? रूल 4 वाले रिलेटिव, हाँ ठीक बोल रहे हो।
तुम लोग इतना घबराते क्यों हो यार? तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग को सब कुछ याद रहता है। बस क्या है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर ना धूल जमा देते हो तुम लोग। उस धूल को थोड़ा सा हटा दिया करो बीच बीच में कभी भी। जैसे ये मैंने पूछ के थोड़ा धूल हटा दिया, अब सेक्शन 2 क्लॉज 77 हमेशा याद रहेगा तुम्हें, है ना? किसी भी चीज को याद करने के लिए ना कोई ठोकर चाहिए होता है। नहीं, ठोकर लगता है तभी तो हमें याद रहता है। प्लेन रोड पे तो कहाँ ही ठोकर लगता है, और प्लेन रोड किसको याद रहता है? नहीं, किसी गड्ढे में गिर गए, नाली में गिर गए, तो जिंदगी भर याद रखते हैं यहीं गिरे थे। होता है कि नहीं होता है? तो आइए, इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव में एक अच्छी बात किया है यहाँ, पहले मीन्स है। देखो सेबी को भी देखो, सेबी सबसे बड़ा रिलेशन क्या मान रहा, सो देखो स्पाउस। स्पाउस का मतलब अगर लड़की है तो पत्नी और लड़का है तो पति। अरे उल्टा होगा ना, ये यस सर बोले जा रहे। हे भगवान, क्या जनरेशन देखना पड़ रहा है मुझे। अगर गर्ल है तो उसका पति होगा ना स्पाउस, और अगर बॉय है तो पत्नी होगी ना स्पाउस। मैं समझ गया यार, समाज बढ़ रहा आगे, पर इतना आगे हद हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी ठप्पा लग गया, पर इसका क्या मतलब? तुम लोग ओपनली बोलोगे क्लास में? हाँ, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, अपोजिट सेक्स होगा ना यार, मतलब हद हालत है। तो ये स्पाउस का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, लिख लो। स्पाउस है, सॉस नहीं है। अच्छा, इसके बाद डेफिनेशन को एक्सटेंड किया है कि आगे जाके एंड इंक्लूड्स। अब यहां से इंक्लूसिव हो गया। तो पति पत्नी तो भाई रिलेटिव हैं ही, और सबसे इमीडिएट है, क्योंकि सबसे नजदीकी है, उनसे नजदीक कौन होगा? आगे एंड इंक्लूड्स। अगला पेरेंट, हाँ जी, माता पिता। सिबलिंग, सब नालायक नालायक सब जो होता है, कौन सिबलिंग में कौन आते हैं? कुछ लोग शिवलिंग। शिवलिंग बोला है, सिबलिंग बोला है? हाँ, तो कुछ लोग नहीं नहीं वो तो हैं ही यार, मतलब बात है। सिबलिंग का मतलब भाई बहन। अच्छा, सिबलिंग में कौन कौन भाई बहन आते हैं? अपने वाले एकदम ब्लड वाले या चाचा वाले भी? कजन आते हैं? सिर्फ ब्लड आते हैं ना? चलिए अगला। अच्छा, आपका चाइल्ड या आपके स्पाउस का चाइल्ड, हद तो ये है। अच्छा, सेबी को देखिए कितना शक है, सो देखो दुनिया पे का आपका चाइल्ड या आपके स्पाउस का चाइल्ड। मतलब ऐसे बोला पति का चाइल्ड या पत्नी का चाइल्ड। अरे यार, अगर देखा जाए तो जब भी चाइल्ड होगा दोनों का ही होगा ना, इतना शकी कैसे हो गया? एक्चुअली ऐसा नहीं है, सुनिए। सेबी समझदार है। करीना कपूर सैफ अली खान में, आप जरा सोचिए, करीना कपूर के लिए जो उसका अपना बच्चा है, वो क्या नाम उसका? तैमूर। तैमूर जो है वो तो दोनों का हो गया, सैफ का भी हो गया और करीना का भी हो गया। लेकिन वो जो है, कौन हीरोइन है? सारा अली खान। वो सिर्फ वो करीना कपूर की तो नहीं है। अरे करीना कपूर की बेटी तो नहीं है ना, मतलब बायोलॉजिकल बेटी तो नहीं है। तो वो किसकी है? सिर्फ अमृता नहीं, सैफ अली खान की हुई ना सिर्फ। तो सैफ अली खान करीना कपूर का कौन है? स्पाउस है। तो बोला या तो आपका अपना चाइल्ड, अपना मतलब दोनों मिलके वाला चाइल्ड, या पहले से जो चाइल्ड आया है। अरे आजकल पहले से भी चाइल्ड फ्री में आते हैं, टेंशन नहीं है, उसको पालना उलना नहीं है, तो तैयार है। आज बताओ करीना कपूर के कितने बच्चे हो गए बताओ, अगर देखा जाए। करीना कपूर, हाँ बोलो। 4 बच्चे? अरे नहीं नहीं, 4 ठीक बोल रहे हो। 4 में एक तो तुम्हारा कौन हो गया? तैमूर। दूसरा कौन हो गया? जहांगीर। और पहले से देखो, ये हो गया ओन चाइल्ड, ये हो गया ओन, और ये हो गया स्पाउस का। स्पाउस का कौन कौन बोलो? सारा अली खान। दूसरा इब्राहिम अली खान। इब्राहिम अली खान तो पूरा का पूरा एकदम सैफ अली खान जैसा लगता है ना? ए वाह यार, क्या कर रहे यार, ऐसे ही कहता है सैफ अली खान, है ना? यार फिर से नहीं, एक ही बार निकलता है, यही फिर से क्या मतलब है? चलो, तो ये अब समझ में आ गया, ओन चाइल्ड एंड स्पाउस का चाइल्ड। ऐसा कोई और एग्जाम्पल है? ये लिख लेना कहीं भाई, ये चार्ट बना लो ये अच्छा, करीना कपूर का एग्जाम्पल एकदम सही बैठ रहा है ना इस पे, ये देख लो आप। तो ओन चाइल्ड और ये चाइल्ड ऑफ स्पाउस, इसका फुल फॉर्म जानते हो ना तुम लोग? और क्या एग्जाम्पल? आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री में तो भरा हुआ है सब, वो 80-80 साल में शादी करते हैं,
करते ही हैं। कोई एक बेदी है, कौन बेदी है, वो शायद 70-80 साल की शादी में चौथी शादी किया। यस, ठीक है, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती किसी चीज़ में। इतनी आज़ादी तो देश में होनी चाहिए। अगर कोई कैपेबल है तो कर रहा है तो क्या दिक्कत? और जब पति पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? भाई खुशी जिसको जहाँ मिले जाना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सच में, मैं इतना छोटे सोच का नहीं हो। ठीक है, अच्छा है भाई, चलो अच्छा है, तुम परिवार काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और कोई कोई मुलायम सिंह यादव का ऐसा क्या है? 2 वाइफ थी? ऐसे तो मेरे नाना जी की 3 वाइफ थी जी। मेरे नाना जी की 3 वाइफ थी और सबसे छोटी वाली वाइफ मेरी नानी है। तो बाद में पता चला, अभी 2-4 दिन पहले पता चला मुझे बात। हाँ, तो ये तो पुराने जमाने में चलता। पुराने जमाने में काफ़ी लोग, महंगाई नहीं थी ना उस समय, तो आजकल में महंगाई ज़्यादा, एक चलाना मुश्किल हो रहा है ना। और कोई एग्जाम्पल तुम लोग के दिमाग में नहीं है? हैं? एक बच्चा रॉकी जैसा, कितने लकी हैं वो लोग, देखो उसको ये लकी लग रहा है ना। जब 1 किलो आटा का जब 2 किलो खरीद के लाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। और कोई एग्जाम्पल? बस करीना कपूर का एग्जाम्पल तुम लोग के पास? और भी तो होगा यार, फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाएगा हम लोग को। आमिर खान की क्या है? 2-3 शादी है, नहीं पता नहीं, वो ऑफिशियल शायद 2 ही है, तीसरी होने वाली। तुम्हें पता है? काटा गया दंगल वाली हीरोइन जो है वही है। अच्छा अच्छा, है ना। नहीं, और कोई एग्जाम्पल तुम लोग के दिमाग में नहीं? क्या यार, तुम क्या यूथ बनेगा रे तुम लोग? पता करो। मोदी कौन? बोनी कपूर। हाँ हाँ हाँ, बोनी कपूर की नई शादी हुई है क्या अभी? अब उसकी भी होने वाली है। किससे? न्यूज में तुमने देखा था? मेरा वीडियो तो देखते नहीं हो तुम लोग यूट्यूब पे। अर्जुन कपूर, हाँ अर्जुन कपूर वाला कोई कहानी तो है। नहीं, श्रीदेवी का बेटा नहीं है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर शायद पुराने वाले से है। तो श्रीदेवी के लिए जो ये लड़की है आजकल, कौन है? जानवी कपूर, है ना। जानवी का, हाँ ये ठीक है। लो कौन है भाई? श्रीदेवी के हिसाब से देखा जाए तो इसका बोनी कपूर के साथ, नहीं 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 ना, ऐसा नहीं। हाँ बोनी लिखो, अच्छा है ना। बोनी कपूर के हिसाब से अगर तुम देखो तो ओन चाइल्ड, नहीं ओन चाइल्ड उसका तो सभी जगह है यार, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, श्रीदेवी के अनुसार होगा यार। मैं ठीक चार्ट बना, तुम लोग यार श्रीदेवी के अनुसार देखिए आप। श्रीदेवी के हिसाब से उसका ओन कौन है एग्जैक्ट पूरा ओन? 2, एक जानवी कपूर, एक रिधिमा कपूर। कौन की है? खुशी कपूर। और ये पूरा मतलब इसके पति का पुराना स्पाउस वाला क्या? अर्जुन कपूर और अदर्स, मतलब जो होगा पता नहीं मुझे। अब तुम लोगों को समझ में आ गया ऐसा मतलब। चलिए, तो सेबी काफी बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है ना। इकलौता लॉ ऐसा मिला है जो इतना बढ़िया रिलेशन इस्टेब्लिश किया है। इससे हमें पता चलता है कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सेप्टेबल है। आप लोग भी अपना देख लेना। अच्छा अगला, अच्छा कोई भी, सुनिए, अरे इधर देखो, इधर देखो। कोई भी आदमी या तो आप पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, टिक लगाते जाना, या वो आदमी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो आपसे पूछता है। तो ये 2 भी आपके क्या माने जाएंगे? इमीडिएट, रिलेटिव। ये समझ में आया ये 2 चीज? पहला बोलो, पहला कौन है? एक आदमी जो आप पर क्या है? फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। जानते हो कैसे? अब अच्छा बताओ, इस पूरे कहानी में दादाजी हैं कहीं? ऊपर तक में? हाँ ऊपर तक में कहां दादाजी हैं बताओ? ये दादाजी तो नहीं है, नहीं है ना। ये दादाजी तो नहीं है, तो माता पिता है बस। नहीं, हाँ मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ। सिबलिंग्स माता पिता तो नहीं है, दादा तो नहीं है। तो सुनिए, ये चाइल्ड दादा तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके दादाजी आप ही पर डिपेंडेंट है तो दादाजी भी आपको क्या मान ली जाएंगे? इमीडिएट रिलेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ आप। या मालूम चला, सुनिए, आपका कोई चाचा है, नाना है, मामा है, और वो जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आपसे पूछते हैं। तो इसका मतलब आप ही उनको राय देते हैं इन्वेस्टमेंट लेने का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का। तो याद रखिएगा, फिर उस केस में वो भी आपके क्या मान ले जाएंगे? इमीडिएट रिलेटिव। जानते हैं इमीडिएट रिलेटिव से क्या होगा? सब पकड़े जाएंगे। अच्छा पकड़े जाएंगे मतलब सब जेल ही चले जाएंगे कि इन सब पे आरोप लगेगा? आरोप लगेगा, चेकिंग वेकिंग होगा,
साबित होंगे तो पकड़े जाएंगे, नहीं साबित होंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन का जाल होगा इन सब पे फेंका जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग बताओ। आगे बढ़े तो याद हो गया होगा तुम लोग को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको तो अलग ही करूंगा मैं, नंबर 4 और नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। सब मिला कितने हो गए? 7। सातों बोलो जल्दी। एक बच्ची लिख रही है, लगता है करीना सर की फेवरेट है। ना ना, नौरा फतेही है फेवरेट, है ना। अरे सच में अच्छा डांस करती है। आइए, हाँ जी, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का क्या टर्म? ट्रेडिंग में सब कुछ आएगा, बोलो क्या क्या? ट्रेडिंग मीन्स एंड इंक्लूड्स सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, अग्रीइंग टू सब्सक्राइब, मतलब पहले खुद कर रहे हैं, दूसरे में अग्री कर रहे हैं। सिर्फ अग्री मतलब अग्रीमेंट किया सिर्फ, टू सब्सक्राइब, बाय, सेल, डील, है ना। तो ये सब माना जाएगा क्या इन टोटल? आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सब कुछ आएगा, बोलो क्या क्या आएगा? बाइंग, नहीं शुरू से, सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, और बस उसमें फिर लगा देना अग्रीइंग टू बाय, सेल, डील, है ना। चलिए अब आ गया यूपीएसआई। क्या आ गया? यूपीएसआई, है ना। अब यूपीएसआई में अगर तुम देखोगे तो यूपीएसआई का डेफिनेशन क्या है कि यूपीएसआई वो पीएसआई है जो जनरली अवेलेबल नहीं है। तो एक काम करो, अब हम पढ़ लेते हैं पहले कौन? जनरली अवेलेबल। चलो इधर देखो, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन किसको कहोगे? देखो नाम में ही सब कुछ लगा हुआ है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो मार्केट में क्या है? जनरली। अच्छा, जनरली अवेलेबल का मतलब ये होता है कि मतलब वो इंफॉर्मेशन पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, वेबसाइट पे छपा हुआ है, किसी से पूछना उछना ना पड़े। देखो पूछना पड़ गया तब तो तुम इसका मतलब मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी वो खबर अंदरूनी है। लेकिन अगर हल्का सा भी मेहनत ना करना पड़े तो, अब फिर भी वो इंफॉर्मेशन मिल गया है तो दैट इज जनरली अवेलेबल। तो देखो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक और भी ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिक में इसको मालूम है इसको नहीं मालूम है, सबको मालूम। अरे डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? इसको मालूम है इसको नहीं मालूम, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। पर क्या लिखा? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इसका मतलब सबको मालूम है। बात समझ में आ गया? मतलब मालूम करने के लिए तुम्हें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है, पब्लिक एट लार्ज सबको बराबर मालूम है। अच्छा, मालूम का मतलब नॉलेज होना या इंफॉर्मेशन फैला हुआ है, जिसने लिया होगा उसको मिल गया, जो नहीं लिया है उसको नहीं मिला होगा। अब वेबसाइट पे है, एक एंटर मारोगे वेबसाइट पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, इसमें मेहनत करना थोड़ी माना जाएगा। कोई दिक्कत? तो याद रखना, जो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है फिर वो यूपीएसआई नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई तो वो होगा जो जनरली अवेलेबल नहीं है। तो आइए, क्या लिखा है? यूपीएसआई का मतलब कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसके बारे में है? कंपनी के बारे में है या उसके सिक्योरिटीज के बारे में। बात बराबर ही, कंपनी के बारे में या उसके सिक्योरिटीज के बारे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और सबसे इंपॉर्टेंट वो जनरली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब वो जनरली अवेलेबल होगा तो शायद वो शेयर के प्राइस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये पीएसआई है। अरे ये बोला ना, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो कंपनी के शेयर के प्राइस को क्या करेगा? सेंसिटाइज। और ये अभी जी ए, जनरली अवेलेबल ए आई, है ना, जो अभी जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉट अ जी ए आई। तो उसका तो मैंने लिखा ही हुआ था पहले, याद होगा तुम्हें, इस चार्ट में लिखा तो नहीं था यूपीएसआई का? देखो यहाँ पे ये तो लिखा है, यूपीएसआई का मतलब कोई भी ऐसा पीएसआई दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल। अच्छा एक बात बताओ इधर देखो, इसका मतलब यूपीएसआई, यूपीएसआई और जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर यूपीएसआई है तो इसका मतलब जनरली अवेलेबल नहीं है, और अगर वो जनरली अवेलेबल है तो इसका मतलब वो यूपीएसआई नहीं है। दोनों में से कोई एक ही होगा ना यार, या तो कोई चीज जनरली अवेलेबल होगा या यूपीएसआई होगा। अरे यूपीएसआई को जब पब्लिश करोगे तभी ना बनेगा जनरली अवेलेबल, तो या तो कोई चीज जनरली अवेलेबल है या यूपीएसआई है। तो सुनिए, इसका मतलब ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लिख लेना ये।
चलिए आगे बढ़े। तो याद रखना यूपीएसआई एंड जीएआई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई जनरली अवेलेबल हो गया तो अनपब्लिश्ड कहाँ रहा हो, क्योंकि अनपब्लिश्ड पब्लिश्ड हुआ तभी जनरली अवेलेबल हुआ। ये समझ रहे हो, ये प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़े। चलिए ऐसे तो इसका कोई लिस्ट नहीं बन सकता, पर कुछ एग्जाम्पल दिया है कि ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो यूपीएसआई माने जा सकते हैं। मतलब इन टोटल देखा जाए तो ये सब पीएसआई हैं, ये सब क्या है, पीएसआई। अगर अनपब्लिश रह जाएंगे तो नाम हो जाएगा यूपीएसआई, ये ना। तो ये सब क्या है, पीएसआई। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, राइट शॉर्ट नोट ऑन पीएसआई, तो ये लिस्ट लिख देना। चलिए पहला देखो यहाँ लिखा है कि ऑर्डिनरी इंक्लूडिंग बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू। मतलब ये जो लिस्ट है, क्या ये लिस्ट फाइनल है या ये लिस्ट खुला हुआ है, खुली हुई लिस्ट है, ये इंक्लूसिव है। क्या है, इंक्लूसिव। मतलब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये पीएसआई माने जाएंगे, और चूंकि पब्लिश नहीं हुए तो ये यूपीएसआई माने जाएंगे। पहला, फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, क्या उससे कंपनी के शेयर के दाम पर असर पड़ सकता है? यस। फाइनेंशियल रिजल्ट में लॉस है तो दाम गिरेगा, प्रॉफिट है तो दाम बढ़ेगा। डिविडेंड, एग्जाम्पल ही मैंने डिविडेंड का लिया था पिछली क्लास में। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो पॉजिटिव है। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मरे सबसे भयंकर तो ये है, मर्जर, डी मर्जर, एक्विजिशन, डी लिस्टिंग, डिस्पोजल, एक्सपेंशन, ये तो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, ये तो बहुत बड़े प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, नहीं। अच्छा, की मैनेजरियल पर्सनल में चेंज। आज से कुछ दिन पहले अगर तुम मेरा स्टेटस देखते होगे तो मैंने लगाया था कि एक कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी रिजाइन कर दिया, उस वजह से शेयर का दाम गिर गया। यस। डायरेक्टर्स का आना जाना, कंपनी सेक्रेटरी का आना जाना, ये सब बहुत असर करता है। आप क्या समझते हैं? शेयर मार्केट के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे पूछिएगा, सीएस का रोल बताएंगे आप, क्योंकि उनको जितने लेटर घर पे पहुंचते हैं सबका साइन कंपनी सेक्रेटरी का होता है। इन्वेस्टर सब जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि इन्वेस्टर को दिक्कत होता है किसको फोन करता है, कंपनी सेक्रेटरी को, तो सबको मालूम है कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आज रतन टाटा, हमारे रतन टाटा, आज देखिए राकेश झुंझुनवाला बोला, आज राकेश झुंझुनवाला का जाना, मुझे लगता है शायद उनके जितने भी कंपनीज होंगे सबका शेयर का दाम धराम हो गया हो, नहीं हो गया होगा। अरे मैटर करता है भाई। अभी नया नया एयरलाइन लॉन्च किया, मुझे तो लगता है उस एयरलाइन पर आप समझे साइकोलॉजिकली कितना डेमोरलाइजेशन वाला बात हो गया है। मतलब एयरलाइन अभी स्टार्ट ही हुआ है और 2-4 दिन हुआ था शायद, और 2-4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई राकेश झुंझुनवाला की। आप बताइए, राकेश झुंझुनवाला का डेथ होना उनकी कंपनीज के शेयर्स के दाम पे असर नहीं पड़ा होगा? सबका कॉन्फिडेंस टूट गया। क्या लग रहा है, जब राकेश झुंझुनवाला नहीं, दिमाग लगाने वाला कोई है ही नहीं, तो निकाल लो पैसा। जब लोग पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे, शेयर बेचेंगे, तो शेयर का दाम गिर नहीं जाएगा तब? तो केएमपी का आना जाना, केएमपी का आना जाना, ये भी तो बहुत बड़ा असर पैदा करता है कि नहीं करता है? चलिए अगला, मटेरियल इवेंट्स। तुम लोग को सेबी लोडर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सेबी लोडर। लिस्टिंग एग्रीमेंट के बारे में लिखो तो सेबी लोडर। आपको मालूम है ना, ये जो बुक तुम लोग पढ़ रहे हो, ये वॉल्यूम 2 है ना, इसके कवर पेज पे देखोगे तो दिस बुक इज स्पेशली फॉर लिस्टिंग एंड पब्लिक इशू। ये तो 1-2 मिसलेनियस चैप्टर है तो मैंने यहाँ डाल दिया है, लेकिन दिस बुक इज मेनली फॉर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब सेबी लोडर, लिस्टिंग का मतलब सेबी लोडर, सेबी LOADR, सेबी लोडर रेगुलेशन 2015, ठीक है। उसमें एक जगह आएगा मटेरियल इवेंट। क्या आएगा? मटेरियल इवेंट। तो मटेरियल इवेंट से जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो भी क्या माना जाएगा? पीएसआई माना जाएगा। आप समझते हैं मटेरियल इवेंट में क्या क्या आ सकता है? बताओ तो क्या क्या आ सकता है? जैसे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने का फैसला ले सकती है अगले बोर्ड मीटिंग में, तो उस बोर्ड मीटिंग का न्यूज ही मार्केट में आना शेयर के दाम को सेंसिटाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जैसे तुम्हारा एक नोटिस आया, कंपनी अगले बोर्ड मीटिंग में मर्जर के बारे में बात करेगी, ये भी एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, नहीं है? कंपनी बायबैक करने का सोच रही है, ये भी एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मटेरियल इवेंट का मतलब छोटा मोटा इवेंट नहीं, बड़े इवेंट्स। चलो भाई, अब जल्दी बताओ, ये चैप्टर कितने पार्ट में है? पहला पार्ट बोलो क्या था? इंट्रो। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बोलो जल्दी। हाँ, तो इंट्रो खत्म, डेफिनेशन भी खत्म। अब हम चल रहे हैं किसके तरफ? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे? तो एकदम दिमाग खाली किए रहो, मतलब इनके लिए जगह बनाओ। मतलब खाली का मतलब पूरा खाली नहीं, मतलब उतना खाली रखो जिससे कि इसके लिए जगह बन जाए, पर मजा आएगा तुम लोग को।
अभी मैं उठा उठा के पूछूंगा, ठीक है? चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। जो जवाब नहीं दिया उसको कॉफी की तरह पी लूंगा। क्या फिल्मी डायलॉग था, नहीं? चलिए शुरू करें। एकदम शांत। देखो कितना पेज है इसके ऊपर, हैं? 6। हे भगवान, ये 6 याद कैसे रहेगा यार? हाँ, इसके लिए क्या बना दिया मैंने? चार्ट। तो ये 6 पेजेस को मैंने एक चार्ट में ले लिया है। चार्ट के थ्रू ही हम आराम आराम से चलते जाएंगे। चलो एक काम करते जाना तुम लोग, भाई इधर देखो सब, तुम लोग ना मैच करते जाना, ठीक है? देखो तो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में सबसे पहला ये आ रहा है क्या? रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग। देखो, नहीं नहीं मैच करो, मैच करना बहुत जरूरी है प्लीज। अच्छा, उसके बाद देखो तो क्या आ रहा है? डिस्क्लोजर आ रहा है, देखो तो। उसके बाद क्या आ रहा है? कोड्स आ रहे हैं, कोड्स। 2 कोड आ रहा होगा, देखो तो कौन कौन। जो पेज नहीं उल्टा रहा है वो बेवकूफ है। चले पहले, अब मैं, चलो कोई बात नहीं, देखो इधर देखो, पहले आ जाओ। रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग मिला? इसमें जरा देखो तो रेगुलेशन 3 है पहले। नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है। और ऐसे भी जानते हो जितने भी लॉ होते हैं उसका जो नंबर 3 वाला होता है वो चार्जिंग होता है। तो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिट तभी होगी जब अंदरूनी खबर या तो अंदरूनी ही रहे, किसी को भी मालूम ना चले, और या जल्दी से वो जनरली अवेलेबल हो जाए, ये ना। तो देखो तो रेगुलेशन 3 में क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन से मना किया है। तो कोई देख ही नहीं रहा यार, उसमें नीचे पढ़ो क्या लिखा है कि अगर आपके पास यूपीएसआई है तो किसी को बताना मत। ऐसा कुछ देख रहे हो हेडिंग में? और रेगुलेशन 4 में क्या बोल दिया कि अगर यूपीएसआई तो ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग तो वही होता है, यूपीएसआई के बल पे क्या करना? ट्रेडिंग। अब यूपीएसआई तो कंपनी में होगा ही, अगर कंपनी में डिसीजन होगा तो दैट बिकम्स अ यूपीएसआई, जब तक वो जनरली अवेलेबल ना हो जाए। तो यूपीएसआई है, कोई दिक्कत नहीं, यूपीएसआई रहने दो, पर आप ट्रेडिंग मत करो। क्या मत करो? ट्रेडिंग। अरे यूपीएसआई के बल पे ट्रेडिंग करोगे तब ना इनसाइडर ट्रेडिंग होगा। यूपीएसआई है पॉकेट में या दिमाग में, है ना, लेकिन हम ट्रेडिंग करना बंद कर दिए, तो ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 2 चीज है ना, यूपीएसआई प्लस ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कहां बनेगा इनसाइडर ट्रेडिंग? और तीसरा रेगुलेशन 5 में देखो तो ट्रेडिंग प्लान है। ट्रेडिंग प्लान एक्सेप्शन होता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में लिखवाऊंगा, तुरंत तैयार। चलिए डिस्क्लोजर पे आओ। देखो तो 2 डिस्क्लोजर हैं। एक तो रेगुलेशन 6 में डिस्क्लोजर से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल होगा पहले, कोई देख ही नहीं रहा यार। अच्छा, प्रिंसिपल है रेगुलेशन 6 में। और उसके बाद रेगुलेशन 7 में 2 डिस्क्लोजर है, देखो तो इनिशियल और कॉन्टिन्यूअल। इनिशियल और कॉन्टिन्यूअल मिला? अरे वाह, सब कुछ मिलता जा रहा है, कैसे चलेगा देश ऐसे में? अच्छा, कोड में 2 कोड होंगे, एक कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर है। ना 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 ना, ऐसे नहीं, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर शेड्यूल ए है। देखो चेक करो, चेक करो, अगला भी पेज है भाई। अच्छा, और कोड ऑफ कंडक्ट भी है, शेड्यूल बी है। उसके बाद लास्ट में पेनल्टी, पनिशमेंट, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यही सब होगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करें तब। सबसे पहले क्या करना है हमें? रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग। चलो रेगुलेशन नंबर 3। अब मैं बोलता जाऊंगा, तुम लोग टिक लगाते जाना, लैंग्वेज बहुत टफ। अच्छा, ये बेयर एक्ट है, पूरा पूरा बेयर एक्ट, समझे? पूरा बेयर एक्ट है। चलिए सबसे पहले देखो तो किसके ऊपर रोक लगाया है? यूपीएसआई। ऐसे टिक लगा लिया करो, छोटा छोटा बना लिया करो। अभी इतना बड़ा पढ़ोगे, सच्चा सीधा क्या पढ़ देना इसको? यूपीएसआई नहीं। यूपीएसआई को 2 चीज नहीं करेंगे आप। एक तो यूपीएसआई का कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, और दूसरा यूपीएसआई का प्रोक्यूरमेंट नहीं करेंगे। अब मैं समझाऊंगा इस दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक, शुरू कर दो। ये 1 है और ये 2 है। कम्युनिकेशन 1 नहीं है, देखो तो सब रेगुलेशन 1, और प्रोक्यूरमेंट देख लो, सब रेगुलेशन 2 नहीं है। देख ही नहीं रहा किसी को, चलो ऐसे लिख लिया। अभी मैं पूछने वाला हूं, चिंता क्यों कर रहे हो? रेगुलेशन नंबर के साथ पूछूंगा तब तो मजा है। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्या है? नो कम्युनिकेशन।
और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 क्या है? नो प्रोक्यूरमेंट। अब प्रोक्यूरमेंट सब क्या होता है मैं बताने वाला हूं। चलो इधर देखो, इधर देखो, हाँ जी इधर देखो। पहले बताओ यूपीएसआई किसके पास रहता है? अरे इनसाइडर के पास रहता है। इनसाइडर को क्या बोलते हैं यहां पे? कनेक्टेड पर्सन, ये ना। तो सुनिए, कोई भी इनसाइडर नेगेटिव किया हुआ शुरू से, कोई भी इनसाइडर ना कम्युनिकेट करेगा, ना प्रोवाइड करेगा, ना एक्सेस देगा। किस चीज का? यूपीएसआई का। यूपीएसआई किसके बारे में पहले बता चुका हूं? कंपनी के बारे में या कंपनी के सिक्योरिटीज के बारे में? कैसी कंपनी के बारे में? जो लिस्टेड है या जो लिस्टेड होने जा रही है? जो लिस्टेड है या लिस्टेड होने जा रही है, ये भी लिखा हुआ है। प्रपोज टू बी लिस्टेड नहीं लिखा हुआ है। तुम लोगों को कितना बार बताऊंगा, सेबी का लॉ 2 कंपनी पे लगता है, एक जो लिस्टेड हो चुकी है या जो लिस्टेड होने जा रही है। जो लिस्टेड होने जा रही है वो पब्लिक इशू ला रही है। अब पब्लिक इशू किससे आता है? सेबी से आता ना। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो याद रखना, आप ना तो कम्युनिकेट करोगे, ना प्रोवाइड करोगे, ना एक्सेस दोगे यूपीएसआई का, किसी को भी नहीं दोगे, और इवन दूसरे इनसाइडर को भी नहीं दोगे। तो ये 2 चीज को टिक लगा लो, मतलब आउटसाइडर को नहीं दोगे और दूसरे इनसाइडर को भी नहीं दोगे। जैसे मैं मान लो लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूं, कंपनी सेक्रेटरी, तो लीगल डिपार्टमेंट में अगर कोई यूपीएसआई आया तो मैं सेक्रेटरियल वाले को नहीं बताऊंगा, या मैं प्रोडक्शन वाले को नहीं बताऊंगा, मतलब किसी को नहीं देना है। आपको पता चला यूपीएसआई, अपने मन में अपने अंदर रख लो, इसको आगे मत बढ़ाओ, किसी को बताओ मत। बताया एक ही बार बताना जब पूरे पब्लिक को बताओगे। नहीं समझ में आया? तो सब का एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा ना, पब्लिक के साथ ही दुनिया को मालूम, सबको मालूम चलेगा। लेकिन आप इनसाइडर को पहले बता दिया, आउटसाइडर को बाद में बता रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड करप्ट नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया इन लोगों को? यार आ गया? जैसे मैं लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूं, मुझे कंपनी के अंदर ना बहुत सारे फ्रॉड पता चले, तो फ्रॉड वाला न्यूज अगर मैं लीक कर दूंगा तो शेयर का दाम धराम हो जाएगा। तो मैंने अपने सारे डायरेक्टर को बता दिया, सारे डायरेक्टर अपनी कंपनी का शेयर बेच दिया, क्या सोच के कि जब ये न्यूज बाहर आएगा फ्रॉड वाला तो शेयर का दाम गिर जाएगा। गलत बात है? गलत बात है। आपको बताने का तरीका मैं बताऊंगा, याद है? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, कोड ऑफ ये है ना, तो वो जो कोड है उस अनुसार ही आप डिस्क्लोज करेंगे, अपने मन से किसी को बताते फिरेंगे नहीं, किसी को नहीं, ना आउटसाइडर को और ना अदर इनसाइडर को। याद रहेगा? एक एक बात पर रखना नजर, और एक एक वर्ड सुनना मेरा, छोटे छोटे, ये पूरा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। बेयर एक्ट में छोटी छोटी बातें पकड़ी जाती हैं। ठीक लगा लिया तुम लोगों ने? बोलो, कोई भी इनसाइडर यूपीएसआई ना कम्युनिकेट करेगा, ना प्रोवाइड करेगा, ना किसी को एक्सेस देगा। किसको? ना आउटसाइडर को और ना ही अदर इनसाइडर को। बोलते रहा करो, साथ साथ याद होता जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आ गया भाई। अच्छा एक बात बताइए, लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए है तो बताना पड़ेगा। अब जैसे बताइए, जैसे लिस्टिंग रेगुलेशन पढ़ोगे तुम, सेबी लोडर, उसमें लिखा हुआ जब भी आपके यहाँ ये इवेंट होगा स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे तो बताओगे, आरओसी को बताओगे तो बताओगे। तो लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे ना मैंने यहां एग्जाम्पल क्या दिया। फाइलिंग टू, बोलो, स्टॉक एक्सचेंज, आरओसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो चलेगा। आगे बढ़े? तो ये था एक्सेप्शन नंबर 1, लिखो यहां पे एक्सेप्शन नंबर 1, लिख लिया एक्सेप्शन नंबर 1। अब एक्सेप्शन नंबर 2 कैसे पता चला एक्सेप्शन है ये? नॉट विथस्टैंडिंग, मतलब जब ये बोलेगा तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 लगेगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपने मालूम चला यूपीएसआई बताया, यूपीएसआई बताया, जानते हो किसको बताया? तुमने अक्वायरर को बताया। किसको बताया? अक्वायरर को, है ना। ये किसको बता रहे हैं आप? अक्वायरर। आप जानते हैं टेक ओवर जब होता है तो अक्वायरर कंपनी का टेक ओवर करता है। एक बात बताओ, सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे मान लीजिए, इधर देखिए, जैसे एक कंपनी है, नाम भूल जाता हूं, तुम, जुनैद, मुझे साकिब याद है। साकिब कौन है? अच्छा साकिब, अच्छा जुनैद को मैं खरीदना, मतलब सॉरी, जुनैद कंपनी एक है, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। जुनैद एक कंपनी है, उसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो एक बात बताओ, जब मैं इसको खरीदूंगा तो मैं एक्वायरर हुआ। अरे खरीदने का मतलब इंग्लिश में, कंपनी लॉ में उसको टेक ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक ओवर। तो एक बात बताओ, मैं इससे पूछूंगा ना कि अपने बारे में बताओ भाई सब कुछ, ये नहीं कि मैं खरीद लूँ और बाद में पता चले कि तुम घटिया कंपनी हो, तो तब तो ये अपने बारे में सब कुछ बताएगा। तो अपने बारे में सब कुछ बताएगा तो सिर्फ पीएसआई बताएगा कि यूपीएसआई भी बताएगा? क्योंकि मैं इसको खरीदने वाला हूं तो यूपीएसआई भी बताएगा ना, तो बता सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, ओपन ऑफर आया है, तुम लोगों को बताऊंगा टेक ओवर चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें
टेक ओवर का क्या तरीका होता है? ओपन ऑफर। यहाँ लिखो टेक ओवर, वैसे टेक ओवर लिखा भी हुआ ये लो, या तुम लिखी दो, ये लिखो टेक ओवर, ऐसे आगे भी लिखा हुआ। किस रेगुलेशन के अंदर? सेबी टेक ओवर रेगुलेशन, इसको हम सेबी सैस्ट रेगुलेशन बोलते हैं, सेबी सैस्ट रेगुलेशन, सेबी सैस्ट रेगुलेशन। तो याद रखिएगा, वो आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब वो भी जो बताया जा रहा है जैसे तैसे या एज पर सेबी सैस्ट रेगुलेशन, कोई दिक्कत? तो चलो ये खत्म हो गया भाई, ये खत्म हो गया, ये खत्म भी हो गया, और इसका दो एक्सेप्शन भी बता दिया मैंने। बोलो दो एक्सेप्शन क्या है? इन डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन चलेगा, और सेबी सैस्ट रेगुलेशन के अंदर हम किसको बता रहे हैं? अक्वायरर को चलेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो सब रेगुलेशन 2 बताओ तो, सब रेगुलेशन 2 में क्या आना था? प्रोक्योर। सुनिए, इनसाइडर बताएगा नहीं, अब सुन लो अच्छे से, इसको लिख लेना कहीं पर, जब मैं बोलूंगा तब, अभी नहीं। इनसाइडर बताएगा नहीं, बाहर वाला पूछेगा नहीं। नहीं समझ में आया? क्या वर्ड लिखा है? नो पर्सन शैल प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब अंदर की खबर निकालना, अंदर की खबर निकालना। वही स्कैम 1992 में जो हर्षद मेहता जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के अंदर घुस घुस के पैसा खिला खिला के खबर निकालता है कि स्ट्राइक कब होने वाला है। नहीं समझ में आया लोग? तो क्या एक बात है, इनसाइडर, सुनो, हर्षद मेहता उस कंपनी का इनसाइडर तो नहीं था, वो तो बाहर का आदमी था। तो अंदर को वाले को क्या बोला? तुम बताओगे नहीं। अब बाहर वाले को क्या धमकी दिया जा रहा है? तुम अंदर की खबर निकालने की कोशिश नहीं करोगे। तो अच्छा है ना? तो अंदर वाला बताएगा नहीं, बाहर वाला अंदर की बात निकालने की कोशिश करेगा नहीं। तो ये लिखा है, आप किसी इनसाइडर से, है ना, अंदर की खबर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? अगर अंदर की खबर निकालने की कोशिश करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर लगेगा कि आपने सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन का क्या किया है? कॉन्ट्रावेंशन। फिर यहां फिर एक्सेप्शन है, ये लो एक्सेप्शन। वही पहला, लेजिटिमेट पर्पस है, तो लेजिटिमेट समझते हो? जायज, पहला एक्सेप्शन। वही, अब मैं एक्वायरर हूं, अब मैं पता करना चाहता हूं पहले इस कंपनी के बारे में कि कंपनी अच्छी निकलेगी तभी तो खरीदूंगा, तो मैं पता करूंगा ना यार। अच्छा, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो इससे पूछूंगा सब कुछ, ये सब तो जायज पर्पस है ना। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे मैं, मान लीजिए मैं ऑडिटर हूं और कंपनी में घुसा, बोला जल्दी दिखाइए क्या क्या चल रहा है कंपनी में, अंदर की खबर चाहिए मुझे, क्या हो रहा है। तो क्या मतलब जेल भेज दिया जाएगा मुझे? मेरा तो काम ही वही है। नहीं समझ में आया? तो एग्जाम्पल सब तो लिखोगे नहीं तुम लोग, लिखाइए। जैसे यहां पर कौन हो गया, कौन पूछ रहा है? स्टैच्यूटरी ऑडिटर। अच्छा, सिर्फ ऑडिटर लिखो, स्टैच्यूटरी क्यों लिखोगे? सारे ऑडिटर। स्टैच्यूटरी का मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता, सारे ऑडिटर। कोई दिक्कत? आगे चलें। चलो सब रेगुलेशन 2 के बारे में बताओ। बाहर वाला कोई भी कंपनी की अंदरूनी खबर को निकालने की कोशिश नहीं करेगा। लिख लेना कहीं, ये लाइन लिखा, अंदर की खबर निकलवाने की कोशिश नहीं करेगा, ये वर्ड लिखा। नहीं तो बाद में प्रोक्योर का मतलब ही समझ में नहीं आएगा जब रिवाइज करोगे तो। प्रोक्योर का मतलब अंदर की खबर निकलवाने की कोशिश करना, आप ऐसा नहीं करेंगे। लिख लो, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो, अंदर की खबर निकलवाने की। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका इंग्लिश क्या होता है? वही तो इंग्लिश लिखा हुआ सब रेगुलेशन 2 में, सब रेगुलेशन 2 में इंग्लिश ही तो लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल प्रोक्योर। आगे बढ़े। चलो रेगुलेशन 3 खत्म हो गया। बताओ इस चार्ट में कौन खत्म हुआ हमारा? अब तो मुझे याद हो गया, 3 सब रेगुलेशन 1 भी है, 3 सब रेगुलेशन 2 भी है। 3 सब रेगुलेशन 1 का भी 2 एक्सेप्शन है और 3 सब रेगुलेशन 2 का भी 2 एक्सेप्शन। 2 नहीं है, एक लेजिटिमेट वाला है और एक लीगल ऑब्लिगेशन वाला है। तो फिर 2 बार टिक नहीं लगाया मैंने, मत लगाओ तुम लोग टिक, आलसी लोग। मैंने 2 बार टिक लगाया, लोग एक ही बार में काम चल जाएगा। 2 बार टिक नहीं लगाया मैंने। तब छोटी छोटी चीजों को तोड़ के रखोगे तो याद होगा, एक ही बार में इतना लंबा स्टेटमेंट कहां याद कर पाओगे। चलो हाँ, हेडिंग बोलो जल्दी, इधर देखो, रेगुलेशन 4 जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अगर तुम्हारे पास यूपीएसआई है, कैसे पता चला है? इन पोजीशन। तो याद रखना, ट्रेडिंग मत करना। क्या मत करना? ट्रेडिंग। जैसे जैसे बॉक्स बनाता हूं बनाया करो। ट्रेडिंग कब नहीं करोगे? जब पोजीशन में है क्या? यूपीएसआई। अगर यूपीएसआई है तो मत करना ट्रेडिंग।
रेगुलेशन नंबर 4 ये बोलता है, देखो यहां लिख दिया, सब रेगुलेशन 1, कोई भी इंसाइडर क्या नहीं करेगा, अगर उसके हाथ में क्या है यूपीएसआई, तो फिर वो ट्रेड नहीं करेगा। ठीक लगाया, शुरू से नेगेटिव हुआ, नो इनसाइडर ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा सुनिए, लेकिन इस लाइन के बहुत एक्सेप्शन है। देखो कितने एक्सेप्शन, अगले पेज तक एक्सेप्शन जा रहा होगा इसका, नहीं जा रहा क्या? तुम लोग को बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखते तुम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है, बताओ कुछ लिखा हुआ तो है। आइए, पहला डिफेंस जो है सुन लीजिएगा, ये इंडिविजुअल के लिए। ये पहला डिफेंस क्या है, ये डिफेंस का मतलब एक्सेप्शन ही होता है ना, कि अगर हम ऐसा कर भी लिए तो भी चलेगा, क्योंकि डिफेंस में फॉल करता है। डिफेंस क्या होता है, एक्सेप्शन ही होता है ना। अच्छा, दूसरे पेज पर जाओ तो वहां जो डिफेंस दिया है वो बॉडी कॉर्पोरेट वाला है। कैसे पता चला? हाँ, नॉन इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट। कहां मिला नॉन इंडिविजुअल? बॉडी कॉर्पोरेट फुल फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, शॉर्ट में नहीं लिखेगा कोई, पूरा लिखा? ठीक है, चलो इधर देखो। हाँ जी भाइयों, उनकी बहनों, इधर देखो, क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें? है एसी बंद? कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, फिर चला दीजिएगा। मतलब सिक्योरिटी में बंद कर दीजिए, ईबी सेल में चला दीजिएगा। कुछ देर तो यही हुआ ना, नहीं सारे नहीं, एक वो उस बच्ची को ठंड लग रही है ना। चलिए, हो गया एसी का कांड हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, हाँ जी, इधर देखो, पहला डिफेंस चाहिए तुम्हें। अच्छा, पहले किस चीज का डिफेंस ले रहे हैं हम, कि कहा जब तक आपके हाथ में यूपीएसआई आपको ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई होते हुए ट्रेडिंग करोगे दैट बिकम्स इनसाइडर ट्रेडिंग विच इज प्रोहिबिटेड। हल्का सा भी कंसंट्रेशन गया ना, सतर्कता गई, दुर्घटना घटी, सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। और यहां दुर्घटना क्या होगा, एग्जाम में फेल हो जाना। छोटे छोटे चीजों पे केस बनाएगा वो, क्योंकि आईसीएसआई को भी पता है कि उससे कुछ मेंबर जेल में है इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। आईसीएसआई को भी पता है कि उससे कुछ मेंबर कहां है, जेल में है इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में। इसलिए वो चाहता है कि स्टूडेंट के ही लेवल से इनसाइडर ट्रेडिंग समझा दो, कि सीएस बनने के बाद वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे। इमेज खराब होता है मिनिस्ट्री, मंत्रालय के सामने, सेबी के सामने। सेबी से जब जाते हैं ना हम लोग मांगने की ऑडिट दीजिए, तो बोलता है तुम्हारा मेंबर तो जेल जाता रहता है, मेरे ही लोग कॉन्ट्रावेंशन, और तुम्हें ही ऑडिटर बना दें। तो आईसीएस कहता है नहीं सर, हम ऐसे नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब जेल गया सर, हम थोड़ी गए। लेकिन आप देखिए आजकल क्या हालत है, कोई भी न्यूज उठा लीजिए आप, वो अलग बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉपुलर है तो न्यूज चैनल वाला या न्यूज पेपर वाला ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखता है, पर न्यूज पेपर पढ़ोगे ना अंदर तक, तो 41 चार्टर्ड अकाउंटेंट जेल गया हो तो 41 कंपनी सेक्रेटरी भी गया रहता है। अभी देखा हुआ, कुछ दिन पहले आया एक न्यूज, चाइनीज फर्म के सर्टिफिकेशन में 41 चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखा रहा है। जब मैं पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट को जेल जाते हुए देखा तो मैं पूरा न्यूज पढ़ा, लेकिन अंदर देखा कंपनी सेक्रेटरी भी है। और इस दोनों इंस्टीट्यूट को कहा गया, सीए इंस्टीट्यूट को और सीएस इंस्टीट्यूट को, कि अपने मेंबर पर एक्शन लीजिए। तो सुनिए, पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन लोग पावर का मिसयूज करते हैं, जहीं तहीं साइन किए पैसा कमा रहे हैं। चाइनीज फॉर्म इतना पैसा देता है क्योंकि उनको तो मनी लॉन्ड्रिंग करना है भारत में। ओप्पो वीवो में क्या हुआ है, कहां से इतना पैसा आ गया? देखा था एडवर्टीजमेंट ओप्पो वीवो का, एक समय में ऐसा मीम बनता था कि चांद पे भी उसका एडवर्टीजमेंट दिखा है ओप्पो वीवो का। कहां से इतना पैसा है? उतना तो मोबाइल नहीं बिकता जितना का एडवर्टीजमेंट करता था वो। तो ये सब सीएस बनोगे तुम लोग, तो तुम लोग को भी ऑफर आएगा कि सीएस साहब साइन कर दीजिए, 2 करोड़ देते हैं। कहा था 2 करोड़, काम खत्म अपना, लिए और बाहर, देश के बाहर नेपाल भाग जाएंगे। आपको मालूम है ना, वहां भी पहुंचता है ये लोग, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक होगा वहां से पकड़ के लाएगा तुमको। चलिए, पहला डिफेंस ये है, अच्छे से पढ़ना। सर हमने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग का मतलब ट्रांजैक्शन, लिखो ट्रांजैक्शन के ऊपर लिखो ट्रेडिंग। अरे ट्रेडिंग हुआ होगा तो ट्रांजैक्शन ही हुआ होगा ना, ट्रांजैक्शन की। पर सर ये प्रोमोटर्स के बीच का ट्रांसफर, इंटर से का मतलब अमंग देमसेल्फ, लिखो अमंग देमसेल्फ, इसको हिंदी में लिखते हैं आपस में, हिंदी में लिखो आपस में, ठीक, आपस में। और देखो इतना ही नहीं, प्रोमोटर्स ने आपस में किया है ट्रांजैक्शन, और वो प्रोमोटर हैं जिनके पास सेम यूपीएसआई है।
जिनके पास क्या है, सेम यूपीएसआई। कोई दिक्कत? और दोनों पार्टी ने सोच समझ के डिसीजन लिया। कहा सर इसमें बहुत कुछ आ गया सर। अब सुनिए, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तुम देखना कि सेट करता है कि नहीं। बोर्ड मीटिंग चल रहा है रिलायंस का। किसका चल रहा है? रिलायंस ग्रोथ इज लाइफ। इसमें अनिल अंबानी बैठे हुए हैं, मुकेश अंबानी, ये दोनों, ये भी बैठे हुए, ये भी बैठे हुए। अच्छा, इस बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसला हुआ, वो फैसला यूपीएसआई बन गया तुरंत? अरे नहीं बना, जब तक इसका प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक तो यूपीएसआई है, यूपीएसआई। अच्छा, ये यूपीएसआई अनिल अंबानी को भी सुनाई दिया होगा और मुकेश अंबानी को भी सुनाई दिया होगा? नहीं समझ में आया। अरे दोनों सुना होगा ना, बोर्ड मीटिंग में यही दोनों बैठा हुआ है ना, और भी कंपनी सेक्रेटरी से बैठा हुआ। मैं पहले, ये दोनों प्रमोटर हैं चूंकि, इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूं। तो ये वाला एक्सेप्शन सिर्फ प्रमोटर्स के लिए। ये दोनों ने आपस में ट्रांजैक्शन किया, तो क्या दोनों के पास सेम यूपीएसआई है? अरे बोलो ना यार। तो दोनों के पास सेम यूपीएसआई है, और दोनों ने सेम यूपीएसआई को समझा बुझा और तो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो इसमें कौन क्या ही फायदा कमाएगा? अगर एक फायदा कमाएगा तो दूसरे का लॉस होगा। नहीं समझ में आई बात? अरे एक प्रमोटर फायदा कमाएगा यूपीएसआई के बल पे, तो दूसरे प्रमोटर को लॉस ही तो पहुंचाएगा वो। एक का प्रॉफिट दूसरे का तो लॉस ही होगा, नहीं होगा? तो कहा ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी बताओ, ये एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन क्या है? इंडिविजुअल्स ने किया है। किसने किया है? लेकिन इंडिविजुअल कौन थे? प्रमोटर्स। दोनों प्रमोटर के पास सेम यूपीएसआई है, दोनों प्रमोटर के पास सेम यूपीएसआई, और दोनों प्रमोटर में से कोई प्रमोटर किसी को ठग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों प्रमोटर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा, तो जो रहना अंदर ही रहना है, बाहर निकलना नहीं। तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये उतार लो भाई। ये डिफेंस नंबर कौन है? ये डिफेंस किसका है पहले बताओ? रेगुलेशन 4, सब रेगुलेशन 1, और डिफेंस नंबर ये ना, डिफेंस 1 है ना, ये डिफेंस 1। 2 तो अगले पेज पर है, लिख लो लिख लो। बड़ा टेक्निकल लॉ है ये। ईबी सेल में लीगल मेट्रोलॉजी है, वो सिंपल सिंपल है, जैसे पिछला क्लास नहीं चला गया था, सिंपल सिंपल था, ऐसे वो सिंपल है, इसलिए ज्यादा टाइम इधर लगाऊंगा। नहीं समझ में आया तुम लोग को? बीएम ऑफ रिलायंस, बीएम मतलब बॉम्ब, बोर्ड मीटिंग। ए पूरा लिखना तुम लोग, ए नहीं लिखोगे। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। फोटोग्राफर सब लिखी लो यार। हाँ जी, वीवो, ओप्पो है, मोटरोला। मोटरोला तो यार, मोटरोला सबसे पहले, मैंने अपने जिंदगी में फोन बहुत बदला है। मोटो रेजर, मोटो, बहुत फोन लिया अपने जमाने में। अब नहीं लेता हूँ ज्यादा, अब 1 साल में बदलता हूँ बस। पहले 6 महीने बदल लेता था मैं। 1 साल तो नहीं, मैं 2-3 साल चला ही लेता हूँ। तुम लोग? सर नया आया जहां बस हम खरीद लेते हैं, अब पुराने को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करते? क्या करते हैं? गिफ्ट का इंतजार करते हैं। मैं जब भी किसी लेडीज को देखता हूं तो मुझे लगता है ये क्या खरीदती होगी, तो सिर्फ गिफ्ट ही लेती होगी। ऐसा क्यों लगता है मुझे? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। नहीं नहीं है? अच्छा, गिव एंड टेक है, मतलब कभी कभी देना भी पड़ता है एग्जैक्टली गिफ्ट। अच्छा, हमेशा। और अच्छा चलो, ये हो गया भाई, आगे बढ़े। चलो, ये याद रहेगा तुम लोग को? हाँ लो, अब बताओ इनसाइडर कौन है? इंडिविजुअल इनसाइडर है या बॉडी कॉर्पोरेट इनसाइडर है? अच्छा, कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर बॉडी कॉर्पोरेट कैसे इनसाइडर हो सकता है? अच्छा क्यों? तुम्हारा होल्डिंग कंपनी तुम्हारा इनसाइडर नहीं है, डीम टू बी कनेक्टेड? तुम्हारा सब्सिडरी कंपनी तुम्हारा इनसाइडर नहीं है, डीम टू बी कनेक्टेड? अच्छा, कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कोई दूसरा कंपनी नहीं हो सकता है? तो फिर तो जो तुम्हारा ये है क्या चीज, इनसाइडर, तो वो भी हो सकते हैं। अब इसको एक काम करो, तुम लोग एक बार पढ़ जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि थोड़ा सा ये टफ है, फिर मैं इसको समझाऊंगा।
पढ़ के समझो, एक दूसरे को मत समझाओ। बगल वाले को बोलते रहते हैं लोग कि तू समझ ले, बाद में समझा दियो। D2H वाले बच्चे इंटरप्रिटेशन दो जल्दी इसका। इस क्लास में पहले तो नहीं पढ़ा हुआ कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, पिछले बैच में, पिछले बैच वाला नहीं, ठीक है। पहली बार कोई पढ़ रहा है तो अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन दे देंगे तो मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगा। ये D2H वालों के लिए भी है, बशर्ते वो पिछले बैच में इसको ना पढ़े हों, क्योंकि कोई बच्चे रिवाइज भी तो करते हैं। जल्दी करना है, शाम तक का समय नहीं है। सोच समझ के बोलना, चूंकि अब एक ही बार आंसर देना का मौका मिलेगा। चॉकलेट के लिए ये कहानी है, बोलो। आधा सही बताइयो, ए, बी कौन बताएगा? बी नहीं पढ़ा तो ठीक है, आधा कोई और बता देगा, आधा चॉकलेट वो खा लेगा, आधा तुमको देगा, चलेगा? वो भी टॉफी मुंह में रख के आधा काट के, या ऐसा कर ले टॉफी पहले चूस ले, आधा थोड़ा सा बचे तो। छी 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 छी। अरे बचपन में छोटे छोटे बच्चे वो भी निकाल के खा लेते हैं, नहीं मालूम है तुम्हें? हाँ हाँ, खा लेते हो ना, कोई टेंशन नहीं है। वो सबसे शुद्ध वही होते हैं दुनिया में। हाँ, बहुत छोटे छोटे वो कुछ भी करते हैं। बाकी लोग हाफ भी नहीं बता पा रहे हो। चार % रिजल्ट। ये आधा सही बोल दिया है। अब एक लेमन जूस मंगवाता हूँ, पहले एक को देता हूँ कि भाई उसको आधा लेबर तक चूस लो, और उसके बाद दूसरे को दो, चलेगा? या ऐसे करो, फिर एक चॉकलेट मंगवाऊँ आधा काट के, इसको आधा काट के उसको, हैं? ऐसे सबसे सस्ता। अरे नहीं नहीं, एक वो ले आइए, डेयरी मिल्क देता हूँ ना मैं हर बार। हाँ, डेयरी मिल्क ले आइए, सबसे सस्ता तो बोला ही मैंने। चलिए खैर, हाँ अभी मिलेगा, ठीक है। और आधा और आधा। चलो, सबसे अजीब बात है कि अगर डेयरी मिल्क का वो, इससे अच्छा वो ले आइए, वो क्या क्या देता हूँ मैं तुम लोग को हमेशा, कॉफ़ी बाइट। उसमें क्या है कि बट के और आसपास लोग कोई हेल्प किया हो तो उसको भी एक दे देगा, है ना। कॉफ़ी बाइट ही ले आइए, एक ही लाइएगा बस। चलिए, ऑनलाइन वाला सब नहीं बताया ना सर, हमें चॉकलेट का फोटो मिलेगा क्या? हम लोग ऑनलाइन हैं। चलिए, हाँ जी, देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ, एकदम सही बोला इन लोगों ने, है ना। एक बार जरा जोर जोर से तुम दोनों बोल दो, तुम क्या बोली थी? जोर से बोलना, सब सुनेगा।
दोनों की यूपीएसआई डिफरेंट है, सेम नहीं है। अच्छा चलो अब देखो जरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा तुम बोलो, क्या बोले थे? दोनों में आपस में कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। और हमने कोशिश की कि दोनों में कोई दोस्ती उस्ती ना हो। अब देखो इधर देखिए, मालूम चला यहां एक कंपनी है, पहले सुन लेना, उतारना बाद में। यहां एक कंपनी है और इस कंपनी से जुड़ा हुआ यूपीएसआई किसी और कंपनी के पास है ना। इस कंपनी का यूपीएसआई, इस कंपनी से जुड़ा हुआ यूपीएसआई किसी और कंपनी के पास है, ठीक है। तो यहां पे एक कंपनी हो गई, दूसरी कंपनी हो गई ना अभी, है ना। और ये कौन सी कंपनी है भाई? इनसाइडर कंपनी है ये ना। ये क्या है? इनसाइडर कंपनी। अब इस इनसाइडर कंपनी के दो डिपार्टमेंट है मान लो, है ना, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 2 अब समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब सुनो जरा ध्यान से, इस कंपनी से जुड़ा हुआ जो यूपीएसआई है वो इस कंपनी के डिपार्टमेंट 1 के पास है, ठीक, बात समझ में आ गया। लेकिन इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है, क्या ले रहा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये वर्ड है ना, ट्रेडिंग डिसीजन ना, तो ये ले लो। तो जो वहां लिखा रहेगा वो लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। बोलो क्या लिख दूं? ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाला दूसरा डिपार्टमेंट, ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाला दूसरा, मतलब डिपार्टमेंट 2 ने इस कंपनी का शेयर खरीदा तो ट्रेडिंग हो गया। तो इस पर आरोप लगा इनसाइडर कंपनी पे कि तुम्हारे पास यूपीएसआई था और तुमने क्या कर लिया? ट्रेडिंग। तो हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये इनसाइडर कंपनी डिफेंस ले रही है कि ये बात सही है कि मेरे पास यूपीएसआई था, पर यूपीएसआई दूसरे डिपार्टमेंट में था और ट्रेडिंग किया दूसरे डिपार्टमेंट ने। बात समझ में आ गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों के बीच में एक चाइनीज वॉल है। क्या है? चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल आगे भी पढ़ाना है, मैं अभी बता दे रहा हूं। चाइनीज वॉल का मतलब समझते हैं? अरे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं उसको, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो इतना ऊंचा है कि वो डिवाइड ही कर देता है पूरे, मतलब एक तरीके से अर्थ को, कि भाई ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। वो अलग बात, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, लोग उस पर भी चढ़ जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन एक समय में जब वो बनाया गया था तो क्या कोई आक्रमण कर सकता था चाइना पे? चाइना को आक्रमण से बचाने के लिए तो ऐसा किया गया था। तो चाइनीज वॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब चाइनीज वॉल का मतलब आप उसको पार नहीं कर पाएंगे, आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में, इस दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉपर चाइनीज वॉल है। ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन करता नहीं है, इस बात का प्रूफ है हमारे पास। और उल्टा इस बात का आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इन दोनों में कोई बातचीत हुई। बात समझ में आ गया। तो देखो ए पॉइंट में तो क्या लिखा था, अगर तुम देखो ए पॉइंट में ये था और ये था, और बी पॉइंट में ये था कि इन दोनों के बीच में क्या है? ये चाइनीज वॉल, और इन दोनों में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ नहीं। तो यहां लिख दूं ऐसा करके, चाइनीज वॉल लिख दूं, चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल का मतलब क्या होता है? दोनों अलग अलग हैं, नो कम्युनिकेशन। इन दोनों में क्या हुआ है? कोई भी कम्युनिकेशन हुआ नहीं। तो जब कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं तो ये जो ट्रेडिंग किया डिपार्टमेंट 2, वो यूपीएसआई के बल पे तो नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? लो, आया समझ में? तो ये वाला जो चाइनीज, ये जो चाइनीज वॉल, नो कम्युनिकेशन, ये सब जो बताया, नो कम्युनिकेशन अमंग, बोलो, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2 में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है नहीं। तो उस केस में ये इनसाइडर ट्रेडिंग माना नहीं जाए। समझ में आया नहीं आया पहले बता दो अच्छे से तुम लोग। तो ये कौन सा डिफेंस है, जल्दी बताओ? डिफेंस 2। रेगुलेशन क्या चल रहा है? 4, सब रेगुलेशन 1 ही है ना, सब रेगुलेशन 1 ही। चलो उतार लो। हाँ हाँ मिल जाएगा। तो बुरा भी तो नहीं कर रहा है, कहां बुरा कर रहा है बताओ? यूपीएसआई जिसके पास है वो अलग है और जो ट्रेडिंग कर रहा है वो अलग है। सेबी के पास 100 तरीके हैं, एक को उठाओ उल्टा लटका के पीटो, बता देगा तुरंत। क्या चोर तो पकड़ाते हैं ना दुनिया में। ये बोल रहा है कि सर ऐसे तो ये डिफेंस हमेशा ले लेगा, तो डिफेंस अगर सच में होगा तो लेगा। हाँ वही, मतलब आरोप आपके पास नहीं है कि हमें कम्युनिकेशन हुआ है। अगर आपके पास अगर कोई सबूत है तो बताइए। हमारे पास, आपके पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ बोल देने से थोड़ी होगा। अरे भाई आपको मालूम नहीं है तो तुम उतारते रहो, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूं। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट आजकल कंपनीज में हो रहे हैं, फ्लोर अलग अलग होता है। आप चले जाओ गुड़गांव में,
आप अगर सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट वाले हैं तो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में वो कार्ड दिखाओगे तो गेट खुलेगा, दूसरे डिपार्टमेंट का गेट तक नहीं खुलता है जी। एक ही कंपनी में लोग काम करते रहते हैं और एक दूसरे को पहचानते नहीं। और तुम जो सोचोगे कि अरे यार तुम्हारी कंपनी में है, दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब लगवा दो, कहेगा मैं दूसरे डिपार्टमेंट में आज तक मैं ही नहीं गया। इतना चाइनीज वॉल प्रोसीजर है आजकल। एनकेजे क्लासेस की तरफ थोड़ी कि सीएचबीटी क्लास में बैठ के जाके, वहां एकदम अलग अलग होता है। आपको डिपार्टमेंट में घुसने भी नहीं दिया जाता। यहाँ का बच्चा तो कहीं भी बैठता है। सीएचबीटी में भी मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चा तो बर्थडे मनाता रहता है। जैसे यहाँ क्लास चलती रहती है, उधर खाली हो जाता है सीएचडब्ल्यूटी शाम वाम में, तो यहाँ का बच्चा तो उधर जाके बर्थडे बनाता है आपस में, मुझे भी केक देता है। अलाउ कर देता हूँ क्योंकि बच्चे पीजी वाले सब होते हैं तो उनके लिए घर तो हमारा ही है ना, नहीं है? पीजी वाला बच्चा सब कहाँ जाएगा? एक दिन क्या हुआ, एक बच्चे को देखा दिन में 3-4 बार आया और पानी पी के जाता था। तो मैंने बोले 3-4 बार क्यों आ रहा है? कहा सर पीजी में आज पानी नहीं आ रहा है तो इधर ही है आज। मैंने कहा कहो ऊपर नहा भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे का पानी वानी नहीं है ना तो आराम से आ जाता। मैंने कहा आने दो यार, इल्ले का घर ही है ये, सीएस के बच्चों का तो घर ही है ये। तो ये नहीं कि कल बेड लेके आ जाना सोने के लिए, कहा सर रात में तो खाली रहता होगा हॉल है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं? मुस्कान सिंह क्या बोली? अरे सर वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है? मुकुंद झा बोला सर वॉइस नहीं आ रही है। मुस्कान सिंह नहीं समझ आया सर, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जल्दी बोलो जल्दी। सुनो, एक कंपनी है उसका यूपीएसआई किसी दूसरे इनसाइडर कंपनी के पास है, पर दूसरे इनसाइडर कंपनी के डिपार्टमेंट 1 के पास यूपीएसआई है ना? डिपार्टमेंट 1 इज हैविंग, बोलो, यूपीएसआई। लेकिन ट्रेडिंग डिसीजन कौन ले रहा है? डिपार्टमेंट 2। और डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 का आपस में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो याद रखिएगा उस केस में इनसाइडर कंपनी के ऊपर अब आप इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग तब होता है जब ट्रेडिंग हो ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। आगे चलें? चलो अब इतना धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे खत्म होगा, थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा ना। चलो थर्ड भी है एक, तो डिफेंस एक ही है या 3 डिफेंस है? 3। पहला कि सर रेगुलेशन 5 मैंने बताया था ना कि पूरा का पूरा रेगुलेशन 5 एक्सेप्शन ही है। सर रेगुलेशन 5 के हिसाब से हम ट्रेडिंग किए हैं, जिसका मतलब वो भी क्या है? एक्सेप्शन है। रेगुलेशन 5 के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो वो क्या नहीं माना जाएगा? बोलो, इनसाइडर ट्रेडिंग माना नहीं जाएगा। ठीक, अरे नहीं मिला हो गया, कैसे ये लोग खाएगा? अब देख लो भाई D2H वाले, फोटो ले लो। ये तो 5 स्टार है, 20% एक्स्ट्रा है, तो 20% एक्स्ट्रा वाला उसको दे दो, है ना? खा लोगे तुम दोनों, मारपीट तो नहीं करोगे इसके लिए? पक्का कंफर्म? चलो भाई ताली वाली बजाओ यार सबको। अच्छा कैच करना सीख लिए, तुम उसको दे दी, हम लोग तो मारपीट कर लेते। हाँ सही बात। एक्चुअली चॉकलेट हम खुद खरीद सकते हैं, लेकिन कहीं मिलता है ना प्राइज वराइज के फॉर्म में, तो उसका अपना ही मजा है। चलिए हाँ जी, तो ये अच्छा बताओ सब मिला के कितने एक्सेप्शन? 3, डिफेंस 3। बोलो पहला कौन? सर प्रोमोटर्स के बीच में हुआ है और दोनों प्रोमोटर के पास सेम यूपीएसआई था और वो लोग सोच समझ के डिसीजन लिया, कोई प्रमोटर किसी को बेवकूफ बना रहा नहीं। दूसरा, सर यूपीएसआई वाला डिपार्टमेंट अलग था और डिसीजन लेने वाला डिपार्टमेंट अलग था, यही ना? और बोलो, और एक दूसरे से उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। तीसरा डिफेंस क्या है? सर जो भी ट्रेडिंग हुई है ना सर, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हुई है। तो ट्रेडिंग प्लान अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि अगर ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से करोगे तो फिर वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना नहीं जाए। कोई दिक्कत? चलो जी इधर देखो अब। अच्छा चॉकलेट नहीं दिखा, लो जरा, मैं उस समय कैमरा ऑफ कर दिया था, उसे बोला दिखाओ दिखाओ, फिर से दिखाओ, मोटिवेशन मिलेगा। हाँ जी लो, है मैंने इसको दिखा दिया, लाइए लाइए। ये कहाँ, यहाँ कहाँ से लाई है? तुम्हारी लाई थी? दो भाई उसको। अरे बाबा रे, काफी अमीर बच्चे समय यार, 1-1 रुपया वाला डेयरी मिल्क रखी हुई है। इधर देखिए,
रेगुलेशन नंबर 5 याद रखना, ट्रेडिंग प्लान। अब सुनो पहले ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। हाँ जी, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है देखो। देखिए क्या है, यहीं पर सीएस की इज्जत देखना। तुम, मैंने बताया था ना ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त कि इकलौता लॉ ऐसा है जहां पे डायरेक्टर भी आपके कदमों के नीचे हो। हम किस कैपेसिटी में, यहां कंप्लायंस ऑफिसर कैपेसिटी में। तो सुनिए यहां क्या कहा है कि जितने भी इनसाइडर होंगे, जितने भी क्या होंगे, इनसाइडर। अब इनसाइडर में डायरेक्टर भी है, केएमपी भी है, कनेक्टेड पर्सन है, प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला, बिजनेस रिलेशनशिप वाला, याद है ना। चलो, ये इनसाइडर्स को क्या करना, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्लान, कि सर हम इसी तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम इसी ढंग से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और ये ट्रेडिंग प्लान देना है कंप्लायंस ऑफिसर को। किसको, कंप्लायंस ऑफिसर को। और कंप्लायंस ऑफिसर इसको अप्रूव करेगा, तब ये वैलिड होगा। तो इसका मतलब आप जरा सोचिए, मान लो इनसाइडर के नाम से डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर ट्रेडिंग प्लान बनाएगा अपना, और कंपनी सेक्रेटरी को जाके बोलेगा साहब ये ट्रेडिंग प्लान है, जरा साहब देख लेते, अप्रूव कर देते। क्या कर देते, अप्रूव। तो सोचो, डायरेक्टर हमसे अप्रूव करवा रहा, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए ना आप। अब देखो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, मजा आ जाएगा सुन के। सबसे पहले इनसाइडर को कहा गया है कि आप ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। अब कुछ बच्चे के मन में भी तुरंत आया होगा, सर ये लोग तो कुछ भी ट्रेडिंग प्लान बनाएगा। अब कुछ भी कैसे बनाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूवल देगा ना, और कंप्लायंस ऑफिसर तब अप्रूवल देगा जब वो एज पर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन हो। तो देखो यहां लिखा है, एंड प्रेजेंट इट टू द कंप्लायंस ऑफिसर फॉर अप्रूवल। इसको एकदम ऐसे बनाओ, एकदम पूरे ताज के तरह। आप ये लाइन देख रहे हैं, पूरा कंपनी लॉ देख लीजिए, पूरा सिक्योरिटी लॉ देख लीजिए, डायरेक्टर के नीचे ही कंपनी सेक्रेटरी आता है। लेकिन यहां पर जरा देखिए आप कि इनसाइडर कौन है, पहले बताइए। इनसाइडर में डायरेक्टर है, डायरेक्टर बनाएगा ट्रेडिंग प्लान और किसको देगा, कंप्लायंस ऑफिसर को फॉर अप्रूवल। एकदम ऐसा ही बनाइए आप। ये लाइन आप लोग को याद रहना चाहिए जिंदगी भर, और सबको बताइए। अब बताओ बताओ कौन सा लाइन, कहां से, प्रेजेंट इट टू द कंप्लायंस ऑफिसर फॉर अप्रूवल। पूरे के पूरे सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ में जब तक मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इससे ज्यादा क्या टिक लगाओगे यार, बताइए आप क्या बना दिए इसको, है ना। तो सोचो, मतलब सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन ही एक ऐसा रेगुलेशन है जहां पे डायरेक्टर ट्रेडिंग प्लान प्रेजेंट करेगा कंपनी सेक्रेटरी को, कंप्लायंस ऑफिसर को, और फिर कंप्लायंस ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद ही वो ट्रेडिंग प्लान क्या माना जाएगा, सक्सेसफुल माना जाएगा, या उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेडिंग हो पाएगी। और ये ट्रेडिंग प्लान किसको अप्रूव करवाना, सारे इनसाइडर को। और सारे इनसाइडर कौन है, उसमें से इनसाइडर्स कौन आते हैं, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब। क्या चाहिए आपको, इससे बड़ा इज्जत क्या चाहिए आप। चलो आगे चलें, ये रहेगा भी ऐसे ही, ऐसे ही रहेगा, हटाऊंगा नहीं। उसके बाद अप्रूवल कराइए। अप्रूवल कराने के बाद सिर्फ अप्रूवल कराना है या उसका डिस्क्लोजर भी कराना है। तो सुनो, आपको नंबर 1 अप्रूव भी कराना है, नंबर 2 डिस्क्लोज भी करना है। अब आप चाहें तो इसके हिसाब से प्लान, मतलब इसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना नहीं जाएगा। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनो। अब क्योंकि देखिए कितना बार अप्रूवल लोगे आप। एक बात बताइए, अगर ट्रेडिंग प्लान वाली बात नहीं होती तो जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हैं आपको कंप्लायंस ऑफिसर से पूछना पड़ता कि देखो भाई कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं है। इससे अच्छा बोला कि साल भर का एक ही बार बना लो, और एक बार कंप्लायंस ऑफिसर उसको अप्रूव कर दे तो आप उस हिसाब से आराम से साल भर ट्रेडिंग कर पाओगे, बार बार पूछने की जरूरत नहीं। आप समझ में आ गए ट्रेडिंग प्लान का मतलब। चलो, ये तो मैं ऐसे इसको हिलाऊंगा नहीं आज मैं, जब तक ये पूरा पढ़ाना। तो बाकी आपके ट्रेडिंग प्लान का कंटेंट ऐसा होना चाहिए। देखो देखा, सच ट्रेडिंग प्लान, तो इसको लिखो कंटेंट ऑफ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान, प्लान होता है, प्लान होता है, प्लान होता है। मैं प्लान प्लान बोलता हूं, चलो प्लान बोल देता हूं, तुम लोग को जो पसंद। तुम लोग तो वही ना जो डाटा बोलते हो, डेटा को डाटा बोलने वाले तुम ही लोग तो हो।
अरे तुम लोग नहीं हो तो ट्रेडिंग प्लान ही तो कहते हैं, मैं प्लान भी शायद चलेगा। चलो ट्रेडिंग प्लान बोल देता हूं या प्लान। अच्छा ठीक है, तो सुनिए ट्रेडिंग प्लान के अंदर जो भी लिखो, अरे तुम ऐसे बहुत कुछ लिखोगे पर ये चीजें जरूर लिखी हुई होनी चाहिए। बात समझ में आ गया पहला। अब चलो इसको पढ़ो तो 1 वाला पॉइंट देखता हूं कितने लोग समझते हैं। बताओ इसका मतलब। बताओ। अरे वाह कितनी समझदार निकली, एकदम सही बोली। जिस दिन पब्लिक डिस्क्लोजर होगा उसके 6 महीने के बाद ही प्लान इफेक्टिव होगा, तुरंत प्लान इफेक्टिव नहीं होगा। यही तुम बोलना चाहती थी। हाँ देखो, इसलिए सिखाता हूं तुम लोगों को हेजिटेशन। तो अगर वो पहले बोली होती तो मैं उसको ये बोला होता, देखो कितना अच्छा बोली, लेकिन इसने पहले बोल दिया। हेजिटेशन खत्म कीजिए। आप हेजिटेशन खत्म नहीं करेंगे मामला बिगड़ेगा। तो प्लीज बोला कीजिए। बहुत लोग बोलना चाहते हैं पर वो बोलते नहीं, और जो लोग बोलते हैं वो लीडर बन जाते। कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं कर दिया इसका मैंने। अच्छा चलिए, तो पहला इसको हिंदी में लिखना किसी को, क्या लिखोगे कि पब्लिक डिस्क्लोजर के 6 महीने के बाद ही वो इफेक्टिव होगा, 6 महीने से पहले वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो मतलब पब्लिक डिस्क्लोज के अगले दिन से शुरू हो जाओगे कि 6 महीने के बाद ही, 6 महीने के बाद ही, मतलब तुरंत वो इफेक्टिव होगा नहीं। ये बात समझ में आएगी नहीं आए पहले बताओ जल्दी, आगे चलें। तो पब्लिक डिस्क्लोजर कितने दिन के बाद, 6 महीने के बाद ही वो कमेंस होगा, उससे पहले आप ट्रेडिंग कमेंस नहीं कर सकते। आगे बढ़े, चलो 1 हो गया। 2 याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, सो सुनो। इसमें टिक लगा लेना पहले। लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल पीरियड फॉर विच द रिजल्ट आर रिक्वायर्ड टू बी अनाउंस्ड बाय द इशूअर, उससे 20 दिन पहले, इसका कलर बदल देना, 20 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। अब मैं समझाऊंगा, पहले तुम टिक लगा लिए। चलो ये है बेयर एक्ट पूरा। चलो अब देखो इधर, मैं इसको हटाना नहीं चाहता, हटा दूं अब, तो रहने दो। तो चलो फिर वापस ले आऊंगा। इधर देखो, इधर देखो। हाँ जी सुनिए, आपको मालूम है जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट। तो चलो एक क्वार्टर बताओ कौन सा बनाऊं। कहा सर कल ही क्वार्टर खत्म किया है। अरे वो नहीं, अ पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ 3 मंथ्स, क्वार्टर। जल्दी बोलो कौन सा क्वार्टर, मतलब कौन सा क्वार्टर लूं, मतलब फर्स्ट लूं, सेकंड लूं, थर्ड लूं, फोर्थ लूं? जुलाई नहीं, अप्रैल मई जून है ना, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये लूं। चलो मान लो जुलाई टू सितंबर, ये तुम्हारा एक पीरियड हुआ फाइनेंशियल रिजल्ट का। उसमें एक वर्ड आया था पीरियड ऑफ फाइनेंशियल, ऐसे कुछ आया था ना। तो ये हो गया। अच्छा मैं लिख देता हूं, चलो क्या लिख दूं, फाइनेंशियल पीरियड। और ये कौन मैं बना रहा हूं, ईयरली बना रहा हूं या क्वार्टरली? क्वार्टरली, ठीक। अच्छा इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसका लास्ट डेट, इसका लास्ट डेट जल्दी बताओ। 30 सितंबर। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो जल्दी, इधर देखो भाई, 30 सितंबर। अब रेड जोन बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, रेड जोन। मतलब उसमें ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग प्लान के अंदर भी आप इसको आप अप्रूव नहीं करेंगे। तो इससे जाओ कितना दिन पीछे, बोलो ना यार, 20 दिन। और अच्छा सिर्फ 30 सितंबर से मत जाना, अब इसका रिजल्ट पब्लिश जिस दिन होगा, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रिजल्ट पेट कितना, लास्ट में वर्ड क्या है, डिस्क्लोजर। तो सुनो, ये जो 30 सितंबर लास्ट डेट हो गया, तो 30 सितंबर से पीछे 20 दिन जाओ, और इस पीरियड का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश्ड, ये समझ में आ गया। तो मान लो ये डेट है पब्लिश्ड का, ये डेट है पब्लिश्ड, ये समझ में आ गया, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश्ड, डेट ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश्ड, यहां से 2 दिन के बाद तक।
2 दिन आगे। अब यहां से लेके यहां तक ले लो, ये तुम्हारा कौन सा विंडो है? अलाउड विंडो है या प्रोहिबिटेड विंडो है? बोलो जल्दी। तो ब्लॉक्ड ट्रेडिंग विंडो। कुछ लोग लग रहा है कुछ ज्यादा ही टफ होता जा रहा है। हाँ मैं फिर से बताऊंगा, मुझे मालूम था ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। चलो इधर देखो, सबसे पहले क्या बोला तुम्हें, तुम एकदम लाइन को क्यों नहीं पकड़ते हो? सबसे पहला लाइन क्या था कि जिस पीरियड का फाइनेंशियल रिजल्ट आप पब्लिश करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर का लास्ट डेट उठाइए, उसमें लास्ट डेट वर्ड था लास्ट डेट। वहां से 20 दिन पीछे जाइए, ये लिखा है 20 दिन पीछे जाइए। कैसे पता चला 20 दिन पीछे जाइए? बोल ही नहीं रहा कोई यार। 20 दिन पीछे जाइए, और अभी आपको आगे भी जाना है, आगे, लेकिन इस किससे जाना है? 30 सितंबर से नहीं, इस पीरियड का जिस दिन पब्लिश हो जाएगा क्या, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, क्योंकि लास्ट में लिखा ना 2 डेज के बाद नहीं लिखा पब्लिश्ड, उससे 2 दिन और आगे बढ़िए, उससे 2 दिन और आगे बढ़िए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस पीरियड को आप क्या बोल देंगे? रेड जोन। रेड जोन का मतलब जो भी इनसाइडर होगा उसका ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड। इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड। तो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों बोलता हूं? मैं बोलता हूं ट्रेडिंग बाय इनसाइडर इज, तो बोलो ट्रेडिंग बाय इनसाइडर इज प्रोहिबिटेड। ये ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब तुम ऐसा ट्रेडिंग, इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी जब अप्रूव करेगा कंप्लायंस ऑफिसर के कैपेसिटी में, तो ये चेक कर लेगा कि ट्रेडिंग प्लान में कहीं ऐसा ना लिखा हो कि इस पीरियड में भी परमिटेड हो जाए। तो इस पीरियड में तो एकदम परमिट होने देना नहीं, क्योंकि जान नहीं रहे हो ये वो समय है जहां पे प्राइस सेंसिटाइज होगा, यही तो निकलेंगे यूपीएसआई। नहीं समझ में आया? 20 दिन पहले से पता चलने लगेगा, तो 20 दिन पहले से लगभग बनना उन्ना स्टार्ट हो जाएगा ये सब। तो अभी ये वो एरिया है जहां पे यूपीएसआई का जन्म हो रहा है। यूपीएसआई का क्या हो रहा है? जन्म। अच्छा 2 दिन बाद तक भी क्यों छुड़वा दिया? क्योंकि भाई मार्केट में पहले खबर आने दो और सबको पता चलने दो 2 दिन में, उसके बाद तुमको हम ट्रेडिंग परमिट करेंगे, जिससे तुम लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाओ सबके साथ। नहीं समझ में आया इन लोग? आया? पब्लिश हो गया तो वो बन गया जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब भाई वो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को पूरे तरीके से फैलने में कितना दिन लगेगा? तो तीसरे दिन से तुमको क्या अलाउ करेंगे? अब हम ट्रेडिंग। तीसरे दिन से जब तुम ट्रेडिंग करोगे तो तुम और पब्लिक सब एक बराबर पे आ चुके हो। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो इनसाइडर ट्रेडिंग देख रहे हो कैसे रोक रहा है? उतार डालो इसको। इसको किस नाम से उतार रहे हो? क्या है ये? रेगुलेशन 5 पॉइंट नंबर 2। अभी सारी चीजों को समझ लो और किसी और बच्चे से जरूर पूछना और देखना कि उनको आता है कि नहीं। सिक्योरिटी लॉ में बाहर वाले बच्चों की नॉलेज बहुत कम है, वो वहां भी रटते हैं कंपनी लॉ की तरह। ये रटने वाला थोड़ी, समझने वाला। सारा बच्चा बोल हम भी तो नहीं समझे हैं। नहीं समझे अभी भी तुम लोग? एक एग्जांपल ले लूं मैं, तो डेट ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट का कोई डेट, चलो मान लो ना ये पहले सितंबर खत्म हुआ, मान लो 21 दिन के अंदर होता है, तो सितंबर से 21 दिन गिन लो, 21 अक्टूबर। तो मान लो ये क्या है, लेकिन मैं लिख दूंगा तो तुम लोग हमेशा यही समझोगे, या लिख दो 21 अक्टूबर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 21 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ, तो बताओ तो तुम्हारा ट्रेडिंग विंडो कब क्लोज्ड है? नहीं शुरू से बोलो, 30 सितंबर से पीछे 20 दिन जाओ, तो मुझे लगता है ये तुम्हारा 10 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक तुम्हारा ये रेड जोन नहीं हुआ। अब समझ में आ गया? तो 10 सितंबर से लेके कब तक? 23 अक्टूबर तक ये क्या रह गया? रेड जोन। इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। ये समझ में आया? अब चलो हटा रहा हूं मैं फिर, तो जल्दी जल्दी कर लो, लग नहीं रहा है आज खत्म होगा। ऐसे तो तुम एसेंशियल लीगल मेट्रोलॉजी को खा जाओगे। पर अच्छा चैप्टर है, सिक्योरिटी लॉ अच्छा है, मैं हमेशा नाम लेता हूं सिक्योरिटी लॉ का। नहीं अच्छा लग रहा तुम लोगों को? कंपनी लॉ में प्लेन चलता है यहां, लेकिन थोड़ा मजा है, पर ये मजा सजा ना बन जाए एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना।
QFS, हाँ फुल फॉर्म लिखा करो, तुम लोग आधा अधूरा मत लिखा करो, नहीं तो बाद में इसका तुम लोग गाली बना देते हो, छोटे वर्ड्स का बनाते हो गाली, बचपन में सीखे होगे मुझे मालूम है, स्कूल में तो सीखते हैं हम लोग। QFS मतलब क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट। एक चीज तुम लोगों को बताता हूं, ये ना कुछ कुछ बच्चे मैं देखता हूं दूर दूर बैठते हैं, कभी कभी, कभी कभार ना आगे बैठ जाया करो, तुम देखना अच्छा लगेगा, कभी कभार आगे बैठना चाहिए, कुछ दिन तो गुजारो मेरे आसपास, अच्छा लगता है, सच बोलता हूं मैं, आप वापस पढ़ाई के लाइन पे आ जाते हैं। आया समझ में? D2H वाले बच्चे समझ रहे हो ना? QFS की फुल फॉर्म देखो, मैंने बोला ही था, क्वार्टरली फाइनेंशियल, हाँ यार क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है ना ये, तो तुम लोग ये QFS क्यों बोल रहे थे? क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है। अच्छा स्टेटमेंट भी बोला होगा मैंने, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला होगा, ठीक है, दोनों बोल दो कोई दिक्कत नहीं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दीजिए या क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, है ना, तो बात इज सेम, बात इज सेम। चलिए अब चलते हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत चलेगा। तीसरा, अच्छा एक बात बताइए, जब भी तुम्हारा जब भी तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान बनेगा तो कितने दिन के लिए कम से कम बनेगा? जी कम से कम 12 मंथ्स के लिए बनेगा, 12 मंथ से कम के लिए बनेगा नहीं। अच्छा कोई डायरेक्टर तुमको 9 महीने का बना के दिया ट्रेडिंग प्लान, तो कंपनी सेक्रेटरी उसको अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने वो क्या बोलेगा, सर रेगुलेशन 5 में लिखा हुआ है कि कम से कम 1 साल का तो होना ही चाहिए। समझ रहे हो सब कुछ? आगे बढ़े, चलिए उसके बाद, अच्छा एक बात बताओ, पुराना ट्रेडिंग प्लान का 12 महीना भी हुआ नहीं है और नया ट्रेडिंग प्लान दे दिया अप्रूवल के लिए, करोगे? ये क्या बोलेगा, पहले पहले पिछला खत्म होने दो पहले। तो सुनिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ओवरलैपिंग नहीं। एंटल का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपके ट्रेडिंग प्लान में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो आपके ट्रेडिंग प्लान में ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। अरे बाहर बारिश हो रही तो तुम लोग क्यों डर रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या लग रहा है ये पूरा छत गिरेगा क्या? तो इतना कंसंट्रेशन वीक है इन लोग का, बारिश बाहर हो रही है, सारा बच्चा ऐसे कर रहा है। चलिए आगे, हाँ जी नंबर 5। अच्छा एक बात बताइए, तुम लोग को ये थोड़ा सा डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था ऑमनिबस अप्रूवल, उस जैसा नहीं लग रहा? थोड़ा सा ऑमनिबस अप्रूवल भी शायद 1 साल का था, याद है? तो वहां बताया था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तुम इतने अमाउंट तक कर सकते हो, नहीं पता रहता तो शायद 1 करोड़ बोलता था पर ट्रांजैक्शन, ऐसे कुछ था, है ना? ऐसे यहां पे भी है। क्या यहां पे हम आइदर या तो वैल्यू ऑफ ट्रेड बता दें या हम नंबर ऑफ सिक्योरिटी बता दें? क्या हम बता सकते हैं कि आप जब करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग, देखो कुछ जगहों पे तो प्रोहिबिटेड ही था, याद है भी मैंने रेड जोन बनाया था, तो उसमें तो प्रोहिबिटेड रहेगा, लेकिन उसके बाद तो कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का लिमिट बता सकते हैं कि भाई आप 10 करोड़ का या 5 करोड़ का या 2 करोड़ का कर सकते हैं, बस आप 2 करोड़ से ज्यादा कीजिएगा फिर से पूछने आना पड़ेगा कंप्लाइंस ऑफिसर से, या 1 लाख शेयर्स खरीद सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा खरीदेंगे तो पूछने आना पड़ेगा। बोलो, तो आप ऐसा बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ऑड नेचर ऑफ ट्रेड भी बता देंगे, इंटरवल भी बता सकते हैं, और किस डेट को ट्रेड आप कर सकते हैं, मतलब डेट्स, डेट नहीं मतलब डेट्स। जैसे मैंने बोला जो प्रोहिबिटेड नहीं है वो अलाउड है। अरे अभी मैंने क्या डेट उठाया था एग्जाम्पल में, क्या डेट उठाया था हमारा, कहां से कहां तक? 10 सितंबर से 23 अक्टूबर एग्जाम्पल बनाया था, लेकिन उसके आगे पीछे तो अलाउड ही है। अच्छा पूरा साल अलाउड है कि फिर अगला क्वार्टर आएगा फिर वो हिल जाएगा? वो तो बार बार जाएगा, लेकिन उसको छोड़ के जो बच गया वो तो अलाउड डेट माने जाएंगे, तो कर सकते। तो ये सब लिखा रहेगा इसमें। क्या क्या लिखा रहेगा जल्दी बताओ? या तो तुम वैल्यू बता दो, या क्या बता दो, नंबर बता दो, नेचर ऑफ ट्रेड बता देना, इंटरवल बता देना, डेट्स बता देना, ये सब आप बता सकते हैं। आगे इधर देख लो, बस मार्केट एब्यूज को अलाउ मत करना। मार्केट एब्यूज समझते हैं? मार्केट एब्यूज तुम लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा, चिंता नहीं करना, कोर्स भरपूर है। मतलब शेयर मार्केट के साथ छेड़छाड़, ये अलाउड होना नहीं चाहिए, है ना? तो ट्रेडिंग प्लान के थ्रू हम ट्रेडिंग परमिट करते हैं, पर ट्रेडिंग के थ्रू आप मार्केट एब्यूज करते हुए नजर आ रहे हो तो वो तो हम नहीं करेंगे, तो वो अप्रूव होगा नहीं। तो क्या ट्रेडिंग प्लान इस तरीके का होना चाहिए? बोलो, ट्रेडिंग प्लान में आप 100 चीजें लिखेंगे,
पर 100 चीजें में ये चीजें जरूर लिखी हुई होनी चाहिए। मतलब ज्यादातर में तो नेगेटिव था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, अच्छा, कंप्लायंस ऑफिसर एक बार ट्रेडिंग प्लान को अप्रूव कर दिया तो सिर्फ अप्रूव कर दिया भूल जाएगा या रिव्यू भी करता रहेगा अगर उसको लग रहा है वायलेशन हो रहा है तो? अरे बोलो। और क्या वो जिसको अप्रूव करेगा उससे अंडरटेकिंग ले सकता है कि आप यहां साइन कीजिए और लिखिए कि आप मेरे ट्रेडिंग प्लान को मानेंगे? बोलो। तो एफिडेविट भी ले सकता है वो कि आप लिखिए, यहां पे बॉन्ड भरवा सकता है, तो ये सब कर सकता है। मतलब ये बताओ, इस लॉ में कंप्लायंस ऑफिसर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है? तुम लोग अपने आप को छोटा समझते हो यार, हैं? बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं दुनिया में, सीएस कर रहे हो, हाँ सीए जैसा ही होता है। सीए जैसा सीएमए होता है? नहीं, सीए जैसा सीएमए होता है। सीएस तो स्टैंड अलोन है, हम अलग हैं। हाँ बोलो, कहां कहां क्या क्या कंप्लीट हो गया इस वाले चार्ट में? तीनों। कम्युनिकेशन करना मत, उसी में था। प्रोक्यूरमेंट भी बार वाला नहीं करेगा, याद है? कम्युनिकेशन एंड प्रोक्यूरमेंट। यूपीएसआई है तो मत करना ट्रेडिंग, और उसके बाद ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से कर लेना, बशर्ते ट्रेडिंग प्लान रेगुलेशन 5 के हिसाब से होना चाहिए। अब तो तुम लोग बड़े अच्छे समझ गए। चलो अब दूसरा कौन सा आ रहा है, जल्दी बोलो। डिस्क्लोजर। रेगुलेशन 6 में डिस्क्लोजर के क्या मिलेंगे? प्रिंसिपल्स, और 7 में मिल जाएगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता था, जब मैं बता रहा था, याद होगा, कि बोर्ड मीटिंग चल रहा है, तुरंत नंबर 1 गया, कोई अपनी बीवी को फोन किया, शेयर्स खरीद ले। तो तुम लोग को लगता था सर पता कैसे चलेगा सेबी को? तो इसमें ना कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। खुद इनसाइडरों को बोला गया है कि इस लेवल से ऊपर अगर तुम शेयर खरीदोगे ना तो खुद सेबी को बताओगे या स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे। तो जहां लिमिट से ज्यादा तुम ट्रेडिंग करोगे तुम वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज क्या? अरे क्या बात है भाई, उस समय बोर्ड मीटिंग चल रहा था और ये शेयर पे शेयर खरीदे जा रहा है, चक्कर क्या है भाई? तो हो सकता है आरोप क्या लग जाए? इनसाइडर ट्रेडिंग का। अच्छा एक बात बताइए, इनकम टैक्स का छापा कैसे पड़ जाता है? लोग पैसा दिखाने लगते हैं। अभी एक आरटीओ के घर में छापा पड़ा है, अभी आप लोग न्यूज देख रहे होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट वाला नहीं होता जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाता, आरटीओ ऑफिस, सुना होगा? विश्वास नहीं होगा यार, सच में। मतलब इस जमीन पर, और भारत जैसे देश में, और दिल्ली की कहां, जैसा मध्य प्रदेश में पकड़ा है, वहां पे भी स्वर्ग हो सकता है। वो आपको उसका घर दिखाई देता, एकदम स्वर्ग की तरह घर बना लिया वो। एक आरटीओ बना रहा तो मंत्री सब क्या किया होगा? आपको मालूम है, एक रूम बनाया था, उसमें एनक्लाइनर नहीं होता जो पीवीआर सिनेमाज में हम जाते हैं, लेट के आप फिल्म देख सकते हैं। 1-1 लाख रुपए का एनक्लाइनर 6 लगाया हुआ था, पीछे सिटिंग, मतलब एक अपना वो प्रॉपर सिनेमा हॉल बनाया हुआ था अंदर। और उसका जकूजी कम से कम 5 लाख का था। पहले समझा दूं जकूजी क्या होता है, पहले सुन लीजिए आप। क्या होता है जकूजी? सर बाल्टी नहाते हैं ना, तब, जो तुम लोग टब समझते हो, वो आप समझिए। अब बताइए, एक आरटीओ, आप उसे घर में रहते ना, इतना शानदार घर बनाया हुआ कि मैं क्या बताऊं। पकड़ा गया। जितनी उसकी आय थी, इनकम थी, उससे 650% ज्यादा उसका इनकम पता चला। 650%। इसका मतलब 65 इंटू ये हुआ ना, या 650 इंटू हुआ? 650% क्या होता है? मतलब 650 इंटू हुआ या 65 इंटू हुआ? जब हम 200% बोलते हैं तो दुगुना होता है ना यार। 6 गुना कैसे हुआ? 6.5। अच्छा 6.5 गुना हुआ इतना इनकम। अच्छा कैसे पकड़ाया? तो तुम लोग बोलते हो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं पकड़ाएगा। कैसे नहीं पकड़ाएगा? अरे आप डिस्क्लोजर करोगे, उसको शक होगा कि क्या बात है यार, एकदम बल्क में शेयर खरीद रहा है, और बल्क में उसी टाइम पर शेयर खरीद रहा है जिस टाइम में यूपीएसआई घूम रहा था। क्या घूम रहा था? यूपीएसआई। बस छापा मारेगा, पकड़ेगा, उल्टा लटका के 2 बार पीटेगा, बोल दे। ऐसे ही पकड़ाते हैं लोग जी। तो चलिए देखिए, शुरू करें पहले तो। है क्या बोले? वो तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि किसी और आदमी को पकड़ के उससे खरीदवा लेगा, है ना। एक्चुअली एक पैटर्न भी चेक होता है। तुम लोग का स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाऊंगा, मार्केट सर्वेलेंस, ऑनलाइन सर्वेलेंस चलता है। किस कंपनी के शेयर में किस टाइम में कहां कहां भारत में शेयर खरीदे गए और कितने कितने शेयर खरीदे गए, उसका भी डेटा निकलता है। नहीं समझ में आया तो मान लो एक आम आदमी को तुम पैसा दियो खरीदा, तो उस आम आदमी को बुलाया गया, इधर भाई 600 करोड़ का शेयर खरीदा था कल तू, 600 करोड़ कहां से आया? 600 करोड़ तेरा घर देखे तो 6 लाख का लग रहा है, 600 करोड़ कहां से आया? मनी लॉन्ड्रिंग किया तुमने? सर वो कंपनी सेक्रेटरी दिया था। पकड़ा गया? पकड़ा गया इनसाइडर ट्रेडिंग? पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया पहले मुझे बताओ।
तो पकड़ा जाते हैं, तुम लोग को सिखा दे रहा हूं, पकड़ा मत जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा लोगे तो चलेगा। फिर वही बात, आटे में नमक जैसा चलता है, आटे में नमक जैसा चलता है। तो यही तो बोले कि 10 लोगों को बांट दिया तो सब थोड़ा थोड़ा किया तो चलेगा। ये खुद वो लोग बोलते हैं, सरकार को भी मालूम है कि आटे के नमक जैसा करप्शन तो सब कर रहा है, लेकिन तुम नमक में आटा मिलाओगी तब तो पकड़ी जाओगी ना। तो ये सब सिखा देता हूं, इनसाइडर ट्रेडिंग। तुम लोग जब सीएस बनोगे ना, तुरंत इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे तो याद रखना पकड़ा जाओगे, मैं बता दे रहा हूं अभी। और 25 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल है। 5 लाख रुपए कमाओगे, 25 करोड़ देना पड़ेगा और 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो गलती मत करना, लेकिन कुछ लोग करें फिर भी करेंगे हम। आइए चलो जल्दी से बताओ क्या करने जा रहे हैं हम, जल्दी बोलो। डिस्क्लोजर किससे करवा रहे हैं? डिस्क्लोजर किस चीज का? ट्रेडिंग का। किससे करवा रहे हैं? इनसाइडर से। चलो जल्दी जल्दी टिक लगाते चलो। हाँ जी, जो बच्चे पीछे बैठे हैं 2 उधर हैं, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। इनसाइडर ट्रेडिंग तो तुम लोग भी कर सकते हो, बैठो। चलिए अच्छा, अगर डिस्क्लोजर करवा दें तो क्या सेबी को पता चल जाएगा कि इनसाइडर कितना ट्रेडिंग कर रहा है? उससे उसको किस चीज को मैच करेगा? टाइमिंग को। यूपीएसआई का टाइमिंग और ट्रेडिंग का टाइमिंग अगर मैच कर गया तो इसका मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग का शक है। आइए पहले प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, ठीक है? क्या बता रहा हूं? प्रिंसिपल्स। डिस्क्लोजर हमेशा करेंगे उस फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट बताया जाएगा। फॉर्म का मतलब फॉर्मेट। तो क्या इस रेगुलेशन के अंदर फॉर्म नंबर सब होंगे? अरे फॉर्म नंबर होंगे ना यार। चलो अगला, डिस्क्लोजर किसको किसको करना है पहले बताइए। एक बात बताइए कि जो इनसाइडर है सिर्फ वो करेगा या उसका इमीडिएट रिलेटिव भी करेगा? और या जिसके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं, याद होगा कुछ लोग तुम पर डिपेंड होते हैं, भूल गया, फाइनेंशियली डिपेंडेंट, और क्या था एक और? हाँ वो आपको क्या करते हैं? कंसल्ट। शुरू में आया था ये। तो एक बात बताइए, सिर्फ अपना ही करना है डिस्क्लोजर या इन लोगों का भी करना है? जी, अपने इमीडिएट रिलेटिव का भी करना है और ऐसे लोगों का भी करना है जो आप पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब देखिए, तो यहां क्या लिखा, नोट क्या है? अरे पढ़ो, बहुत टेक्निकल है भाई इनसाइडर ट्रेडिंग। तो क्या सिर्फ उन्हीं को करना है जिन्होंने ट्रेडिंग की है, या और भी लोग जैसे इमीडिएट रिलेटिव भी, या और भी लोग जिनके बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहे हैं? तो सब लोग पकड़ाएंगे। इसलिए तो एक कंपनी सेक्रेटरी थे अमिताभ चक्रवर्ती, वो, उनकी वाइफ, उनकी साली, सब जेल में इनसाइडर ट्रेडिंग में। जी, अमिताभ चक्रवर्ती, आप तो शायद निकल भी गए होंगे, लेकिन उनका पूरा परिवार जेल गया। तो ये सब मिलके करते हैं, साली भी गई जेल, सोचो। आइए अगला। अच्छा एक बात बताइए, ट्रेडिंग सिर्फ शेयर्स में या डेरिवेटिव्स का भी बताना पड़ेगा? जल्दी बोलो। डेरिवेटिव्स का भी बताना पड़ेगा। अच्छा, जो भी डिस्क्लोजर दिया जाएगा उसको आपको कितने साल तक संभाल के रखना है? 5 साल तक संभाल के रखना है। तो अब हम देखते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये ना, ठीक है? अब हम देखते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। 2 डिस्क्लोजर है, देखो तो, इनिशियल और क्या एग्जैक्टली? कॉन्टिन्यूअल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सुन लो पहले एकदम शांत। इनिशियल का मतलब होता है पहली बार। क्या होता है? पहली बार। और पहली बार लाइफ में कितने बार आता है? बस एक बार। तो तुम्हें क्या लगता है, इनिशियल बार बार होगा या एक बार बस? पहली बार तो एक ही बार होता है ना? तो पहली बार, एक बार। एक सेकंड बस। कॉन्टिन्यूअल, बार बार। लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन को भी रोक के रखना दिमाग में, ठीक है? बस हाँ, मैं पहले इसको निकलने दो, भूल मत जाना। चलिए शुरू करें, लिख लिया? अच्छा, इनिशियल का मतलब सुनो, मैं ये तो नहीं बताना चाहता हूं, ये वाला बताओ मैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहता। क्योंकि ये तो जब 2015 में रेगुलेशन आया था तो बोला जिस दिन रेगुलेशन आया उससे कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। तो 2015 में डेट निकल गया, तो ये ट्रांजिशनरी था। क्या था? ट्रांजिशनरी। इसका कोई मतलब अब रहा नहीं, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन ये बी वाला मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है? पहला समझ में आ गया क्यों छोड़ दिया मैंने? कि पहला वाला रिक्वायरमेंट कब का था? जब ये रेगुलेशन आया था। तो रेगुलेशन 2015 में आया था, 15 में 30 दिन और गिन दोगे तो 15 में रह जाएगा वो, तो फिर इसका कोई मतलब अब रहा नहीं। बी, याद रखिएगा, आप जब भी अपॉइंट होंगे एज अ
आप जब भी किस नाम से पुकारे जाएंगे, याद रखिएगा, जिस दिन ऐसा होगा उससे 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, बताना है। तो ये लिखा है, एवरी पर्सन ऑन अपॉइंटमेंट एज अ केएमपी और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अपॉन बिकमिंग अ प्रोमोटर शैल डिस्क्लोज इज होल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्लोज क्या करना है कि आपका उस कंपनी में कितनी होल्डिंग है। जैसे आज मैं अपॉइंट हुआ, अपॉइंट होते बोल दूंगा सर आज कंपनी में डायरेक्टर बन रहा हूं, मेरी होल्डिंग आपकी कंपनी में 5% है। कितना है, 5%। ये तो एक ही बार बताओगे। चलिए अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअल, ये तो आपका बार बार होगा। आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर के अंदर। ये बार बार होगा, देखते जाओ, इधर देख लो सब, किसके किसके लिए है ये, प्रोमोटर, मेंबर ऑफ प्रोमोटर ग्रुप और डेजिग्नेटेड पर्सन और डायरेक्टर, ये 4 लोग हैं। 4 लोग का नाम बोलो। जिस दिन आपके यहां ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन आपके यहां क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन का याद रखना, ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए से ज्यादा, या सच अदर वैल्यू एज में भी स्पेसिफाइड, अभी स्पेसिफाइड नहीं है, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा। अच्छा 10 लाख रुपए से ज्यादा एक बार में या एक क्वार्टर में, ये देखो लिखा हुआ ना, वेदर इन वन ट्रांजैक्शन और अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर एनी कैलेंडर क्वार्टर। तो या तो एक ही बार में या 3 महीने का जोड़ जाड़ के भी देख लेंगे, मतलब कभी भी अगर 10 लाख से ज्यादा एक्सीड कर गया तो जिस दिन एक आपने ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिससे कि आपका कितना एक्सीड कर गया, 10 लाख से ज्यादा, उससे 2 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको कंपनी को बता देना है कि मैंने अपने ही कंपनी के शेयर में इतना इतना ट्रेडिंग कर लिया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रुक जाओ। जुलाई टू सितंबर चल रहा है, जुलाई टू सितंबर। अब तुम मुझे बताना कि कहां से डिस्क्लोजर होगा। सुनो, 15 जुलाई को 2 लाख के शेयर्स लिए गए, क्या डिस्क्लोजर देना है, कहां देना, कहां देना, 10 लाख से ज्यादा होगा तब ना। चलिए 12 अगस्त को क्या हो गया, 4 लाख का और किया गया ट्रेडिंग, क्या देना है, अच्छा यहां भी डिस्क्लोजर नहीं करना। कितना हो गया, 4 2 6। 1 सितंबर को 2 लाख का और ट्रेडिंग हुआ, नहीं करना अभी भी, 4 2 6 2 8। 18 सितंबर को 4 2 6 2 8, 3 लाख का एक ही बार में शेयर खरीदा। अब बोलो, आप जानते हैं यहां पे अकेले में नहीं है 10 लाख से ज्यादा, पर यहां अगर मैं क्यूमुलेटिव जोड़ूं तो यहां आके हो गया है ये 4 2 6 2 8 3 11, और 11 लाख 10 लाख से ज्यादा है, तो यहां पे आपका होगा डिस्क्लोजर। क्या होगा, डिस्क्लोजर। रुक जाओ पहले इधर, अब ये कौन सा डेट है भाई, 18 सितंबर, तो कितने दिन में कर देना डिस्क्लोजर, 20 सितंबर तक डिस्क्लोजर, टिल 20 सितंबर टू कंपनी को आप बता देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, कोई दिक्कत। बैग उतार लो, कोई बात नहीं है, बेचारा बैग लेके बैठा हुआ टांग के। ये समझ में आया। एक और एग्जांपल बनाऊंगा अभी इसके ऊपर। देखो भाई, अगर टाइम वाइम देखूंगा ना तो कॉन्सेप्ट बुरा मान जाएगा, मैं आराम से चलता रहूंगा। हाँ जी, गाली बकना बंद करो। देखो इधर है, अच्छा है, लेकिन चैप्टर अच्छा है। कहा था चैप्टर अच्छा, बस थोड़ा ब्रेक मिल जाता ना सर तो सोने पर सुहागा हो जाता, हम और अच्छे से समझ पाते, आपकी भावनाओं को हम अपने दिल में लगाते। फिर हैं, पढ़ो। ये समझ में आया तो बताओ, ये क्लियर है, हटा रहा हूं मैं फिर। चलो एक और एग्जांपल बनाऊंगा, मजा आ जाएगा, मजा। थोड़ा जल्दी कर लो यार, लेट तुम लोग कर रहे हो और आरोप मेरे पर लगा रहे हो।
चलिए हटा रहा हूं मैं। चलो और देखो, जुलाई टू सितंबर, क्वार्टर वर्ड था ना, जुलाई टू सितंबर। सुनो इधर देखो, इधर गजब किया ये, 1 जुलाई को ही 12 लाख का शेयर खरीद लिया। तो याद रखो, वेदर इन सिंगल और इन अ क्वार्टर। यही आपको क्या कर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर टू कंपनी। कितने दिन में? टिल 3 जुलाई। क्यों 3 जुलाई? जो 2 दिन के अंदर। तो चाहे एक झटके में, चाहे पूरे क्वार्टर में मिला के, आपका अगर 10 लाख से एक्सीड कर गया तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी क्या करेगी, मतलब ये बात जान के क्या करेगी कंपनी? अच्छा बता दिया, चल कोई बात नहीं, सुन लिया बस, कि उसको आगे स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ा देगी या सेबी को। देखते हैं, देखो तो अगले में कौन है, किसको बढ़ा रहा है इंफॉर्मेशन? स्टॉक एक्सचेंज को। हटाओ ये, जितना बार करेगा उतने बार। अब तो 1 लाख का भी करेगा तो भी एक कैलेंडर में तो बढ़ ही रहा है वो। हटा रहा हूं मैं, हटा रहा हूं जल्द, मैं बता रहा हूं ना क्या होगा। सेबी को, दुनिया को पता चलता रहेगा कि इतनी ट्रेडिंग इस कंपनी के शेयर्स में हो रही है, और सेबी को लगेगा कुछ ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है तो वो यूपीएसआई चेक करेगा, कहीं यूपीएसआई तो नहीं चल रहा है। वो 10 लाख से ज्यादा का शेयर लिया है तो क्या पता यूपीएसआई चल रहा हो। हाँ हाँ करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, हाँ जी, कंपनी तुरंत क्या करेगी, किसको बता देगी? स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन के अंदर? 2 दिन। 2 दिन कहां से गिनेंगे? जिस दिन उसको डिस्क्लोजर प्राप्त हुआ। और स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, रखेगा या तुरंत अपनी वेबसाइट पे डाल देगा, जिससे पूरे दुनिया को पता चल जाए। ठीक, रेगुलेशन 7 चल रहा ना हमारा। चलो अच्छा, एक बात बताइए, अभी तुमने देखा 4 लोगों को डिस्क्लोजर करना होता, 4 लोगों का नाम बताओ। प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पर्सन। अच्छा, ये 4 के अलावा कोई 5वें 6ठे को भी हम डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट में लाना चाहे तो कोई भी कंपनी क्या अपने मर्जी से, कोई भी कंपनी का मतलब तो लिस्टेड ही होना है, या जो लिस्टेड होने जा रही है, चूंकि सेबी का लॉ पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो क्या अपनी मर्जी से, डिस्क्रिप्शन का मतलब मर्जी, क्या वो 4 के अलावा कुछ और लोगों को भी कह सकती है तुम्हें भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? तो रिक्वायर एनी अदर का मतलब अदर देन 4 को भी वो चाहे तो अपनी मर्जी से ला सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्योंकि वो 4 में तुम देखोगे तो प्रमोटर था, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप था, डेजिग्नेटेड, केएमपी तो खैर डेजिग्नेटेड ही हो जाएगा, और बोलो डायरेक्टर। तो हो सकता है इसमें जैसे सीएफओ नहीं है तो वो कह सकता है कि सीएफओ को भी बोलना पड़ेगा, बोलो सीईओ को भी बोलना पड़ेगा, बोलो। चलो अब ये भी हो गया कंप्लीट। तो जल्दी बताइए कि हमारे चार्ट में क्या क्या कंप्लीट हो गया भाई? ये डिस्क्लोजर वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या आ रहा हमारा? कोड। तो कोड ब्रेक के बाद लेकिन फिर उसका क्या होगा, लीगल मेट्रोलॉजी का क्या होगा, या नेक्स्ट क्लास में पहुंचाऊं? जैसा तुम बोलो मैं वैसा कर लूंगा। क्या टाइम हुआ अभी? देरी तो बजा है, बोलो जल्दी बोलो, जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। मैं तुम लोग से अलग थोड़ी जा सकता हूं, इसी को कराऊं। लेकिन वो बच्चा ईबीसीएल वाला आके बैठा है 200, चलेगा? कितना पेज बचा है बताओ तो इसमें? आज अनुसार अब्सेंट नहीं होंगे? अगर अब्सेंट होते तो मैं लगातार कंटिन्यू कर लेता। अच्छा नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग बताना पड़ता है मुझे। अरे जानते हो क्या होता है, एक नया बच्चा आ गया बस गया सब, उसकी प्रॉब्लम नहीं ना होती है? नहीं आज ही कराता हूं। देखो उसके बाद अगर टाइम मिल गया तो लीगल मेट्रोलॉजी को भी उठा लेंगे। हाँ आज ही करेंगे। चलो अच्छा, नहीं देख लिया मैंने, सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि आज ही करेंगे। ठीक है मैंने देख लिया, आज ही होगा जी, हाँ आज ही होगा जी, फ्लो में जी, यस समझिए। हाँ तो 5 मिनट का ब्रेक, तुम बोले फ्लो में। अच्छा टाइम हुआ 1:19। तो 1:19 का मतलब मैं मिलूंगा आपको 1:39, मतलब 1:40। जाओ जी लो जिंदगी 1:45 में, 1:45 में मिल रहा हूं, और यही कराऊंगा, याद रखिएगा। ब्रेक के बाद ये कंटिन्यू होगा, फिर लीगल मेट्रोलॉजी को भी उठा लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन D2H पे क्लास देखना, ठीक।